रिसर्च कंप्यूटर एनालिसिस मैंने करके दिखाया था ना। ठीक है, तो आप लोगों ने किसी पे ट्राई करके देखा? जो क्रिएटिव माइंड का है, वेरी गुड। तो क्या निकाला आउटकम? हाँ, कर लो, क्या दिक्कत है, कर लो। चलिए तो कुछ एआई बेस्ड बताने वाले थे ना शायद आज। हाँ, तो चैट जीपीटी पे लॉगिन करो, देखते हैं कि हमारी क्या मदद कर सकता है। स्टार्ट नाउ। तो ये देखो, फ्री वाला हमारा लॉगिन हुआ है शायद। हाँ, फ्री वाला है। तो यहाँ पर इसका अपग्रेडेड वर्जन भी आता है, जहाँ पर जाके आप अपना यूज़ कर सकते हैं। जैसे अगर आप इंडिविजुअली अपने लिए देख रहे हो तो $20 पर मंथ का इसका आता है, जिसमें आप इमेज जनरेशन वगैरह भी करवा सकते हो। पहले चैट जीपीटी से इमेज नहीं बनते थे, आप इमेज भी जनरेट करा सकते हैं इसकी हेल्प से। ठीक है, और बिजनेस मॉडल के लिए $25 क्या आपका आता है। तो फ्री वाले में हमारे पास क्या क्या चीज़ अवेलेबल है, जैसे असिस्टेंस विद राइटिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड मोर, एक्सेस टू GPT-4o मिनी, लिमिटेड एक्सेस टू GPT-4, यानी कि इसमें आपको लिमिटेड प्रॉम्प्ट मिलेंगे, बहुत ज़्यादा आपका फ्री नहीं रहता इसके अंदर, है ना। तो आपका जो फिर वो होता है वो फ्री वाला चलता है, जो चैट GPT-3 आता था अपना, तो उसके अंदर आपको बहुत ज़्यादा अच्छे रिसर्च वगैरह नहीं मिल पाते हैं। लिमिटेड एक्सेस टू एडवांस डेटा एनालिसिस, फाइल अपलोड्स, वर्जन विजन्स, वेब ब्राउजिंग एंड कस्टम जीपीटीज। तो चलिए इसको यहाँ से हम क्लोज कर लेंगे, यहाँ पर आते। तो जैसे हम क्या कर रहे थे, एनिमेशन इंस्टीट्यूट के ऊपर कुछ अपना देख रहे थे, है ना। तो क्या क्या चीज़ें डिस्कस हुई थी, जरा एक बार याद दिलाऊं। हमने नॉर्मल एक वेबसाइट चला के देखा था अपना, और फिर कुछ कॉम्पिटिटर्स की, जहाँ तक मुझे याद है, साइट्स अपनी ओपन करके देखी थी कि इसके अंदर क्या बेटर चीज़ें हैं जो हम लोग पिक कर सकते हैं और अपने में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, या हमारा एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट में क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं। तो जैसे कि हम लोगों ने देखा कि अगर हम लोग कोई ऐड चला रहे हैं, तो ऐड के केस में क्या होता है, हम लोग लैंडिंग पेज बनाते हैं। और लैंडिंग पेज के अंदर क्या चीज़ें हैं कि भाई आपका जो भी कोर्स है उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा क्लियर होनी चाहिए। हमारे वाले उसमें क्या था, सिर्फ और सिर्फ पैराग्राफ लिखे हुए थे, ये ग्राफिक है, ये वेब है, ये दिस इज दिस। बाकी जो हमने देखा कंपैरिजन में, वहाँ पर उन्होंने उसके साथ क्या मॉड्यूल है, क्या चीज़ें हम लोग उसके अंदर कंप्लीट कराने वाले हैं, वो सब चीज़ें अवेलेबल थी, है ना। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग जैसे सबसे पहले, कई बार क्या होता है जब आप किसी प्रोजेक्ट पर काम करना स्टार्ट करोगे, तो हो सकता है कि आपको अपने कॉम्पिटिटर्स ही ना पता हो कि जिस एक्सवाइजेड प्रोडक्ट के ऊपर या सर्विस के ऊपर आप काम करने जा रहे हो, तो उसमें आपके कॉम्पिटिटर कौन कौन है ना। तो जैसे कुछ चीज़ों में तो आपको पता होता है। अब मान लो कि आपके पास कोई बिल्कुल डिफरेंट आउट ऑफ द बॉक्स कोई चीज़ आ गई, अब जो आपका बिल्कुल अननोन अनटच फील्ड है, तो वहाँ पर क्या होगा, आप फिर गूगल पर बैठ के एक एक करके रिसर्च करोगे, तो आपको टाइम ज़्यादा लगेगा उस केस में। सो टाइम सेव करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर जाओ, लिखो फाइंड आउट competitor for my animation institute, name is arena animation। ठीक है, और इसको यहाँ बोलो फाइंड आउट टॉप कॉम्पिटिटर करके।
देखते हैं हमें क्या रिटर्न करते हैं यहाँ पर। तो देखो यहाँ पर इसने कुछ ये ढूंढ के निकाला है ना अरीना एनिमेशन पर, सर्च 3 साइट्स, यहाँ पर इसने ढूंढा कहाँ कहाँ पर से डेटा ढूंढ निकाला, आउलर के ऊपर से ढूंढा है इस तरह से, ठीक है। अब यहाँ पर ये बता रहा है कि जैसे कि रस्मुसिन कॉलेज है, यहाँ पे सेवेज मॉन्स्टर इंडस्ट्रीज है, कॉस्मेटस यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद, बट ये रिलेवेंट नहीं है ना, ठीक है। तो यानी कि प्रॉम्प्ट में कहीं ना कहीं कमी है, ठीक है। तो आप इसको क्या बोलो, यहाँ से एडिट बोलो, इन दिल्ली, जहाँ पर भी आपका बिजनेस लोकेटेड है, दिल्ली एनसीआर कर दो। आप देखते हैं क्या निकालता है। देखो 2024 के हिसाब से ढूंढ रहे हैं। अब क्या दिखाता है, मैक फ्रेमवर्क्स, पर्ल एकेडमी जो कि आपके ओखला में है, एमआईटी यूनिवर्सिटी, शारदा यूनिवर्सिटी, इस तरह से निकल के आ गए आप। अभी ढूंढ रहा है, शायद पूरा करेगा, इसको डॉट लगा रहे हैं यहाँ पर। तो समझ में आया। तो यानी कि जब हम कोई चीज़ सर्च कर रहे हैं तो ये क्या कर रहे हैं, पूरी हर जगह सर्च कर रहे हैं। हमें उसको साथ साथ ये भी बताना है कि हम कहाँ के लिए काम करें। जैसे जब कोई भी आपके पास प्रोजेक्ट बनने के लिए आएगा तो वो कहीं से तो ओरिजिनेट होगा ना, मे बी आप यूएस बेस्ड होगा, यूके बेस्ड होगा, इंडिया बेस्ड होगा, या फिर ऑल ओवर वर्ल्ड आप सर्च करो, या पैन इंडिया सर्च करो, या फिर इंडिया के किसी एक पर्टिकुलर स्टेट में आप सर्च कर रहे हो। तो जैसे कि हमारा टारगेट जो है वो क्या है, अरीना एनिमेशन ब्रांड है हमारा, और हम जो लोकेटेड है वो साउथ दिल्ली के अंदर है। तो हमने यहाँ पर क्या लिखा है, इसलिए कीवर्ड अपना दिल्ली एनसीआर। तो यहाँ पर ये जो ब्रांड आपको दिखा रहा है, ये पर्टिकुलर कोई लोकेशन नहीं बता रहा है, ये ब्रांड के बारे में बता रहा है। भाई आपका जो टफ कॉम्पिटिटर है वो कौन है, मैक, माया अकेडमी ऑफ एडवांस सिनेमेटिक्स, फ्रेमवर्क्स एनिमेशन एंड विजुअल इफेक्ट्स, पर्ल एकेडमी, ये फैशन डिज़ाइनिंग वगैरह के अंदर भी हैं, लेकिन आज की डेट में इन्होंने एनिमेशन, वीएफएक्स, डिग्री वगैरह सब कुछ स्टार्ट कर दिया है। एमआईटी यूनिवर्सिटी ऑल्सो अवेलेबल इन सेम फील्ड, एंड शारदा यूनिवर्सिटी के अंदर भी आपके आज की डेट में चीज़ें इस तरह से स्टार्ट हो रही हैं। अब जैसे इसमें एक यूनिवर्सिटी का जिक्र नहीं हुआ, ठीक है, जैसे कि आफ्ट में, हमें तो पता है ना, आफ्ट भी तो है जो इस तरह की चीज़ें कराती है, एनिमेशन वीएफएक्स वगैरह के कोर्स। अगर हम लोग यहाँ पर प्रोग्राम में जाते हैं, अच्छा, तो क्या लिखा रहा है, बीएससी इन गेम डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट, बीएससी इन एनिमेशन एंड विजुअल इफेक्ट्स, दिख रहा है। यहाँ पर ये बता रहे हैं कि भी टॉप रिक्रूटर्स कौन है, इंस्टीट्यूशनल पार्टनर कौन है इनके, ठीक है। अनरियल इंजन, यहाँ से आप देखोगे, यूनिटी, कोर्सेज, सिलेबस क्या है जो ये पढ़ा रहे हैं उसके अंदर। नीचे कंटेंट चेंज भी हो रहा है, नहीं हो रहा, क्या चल रहा है ये, अच्छा लोड हो रहा है, अभी हुआ नहीं है। तो यहाँ पर लिखा, दीज इंस्टीट्यूट आर नोन फॉर देयर क्वालिटी एजुकेशन, इंडस्ट्री कनेक्शंस एंड प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटी, मेकिंग देम सिग्निफिकेंट कॉम्पिटिटर्स फॉर अरीना एनिमेशन इन द दिल्ली एनसीआर रीजन। सो टॉप कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी इन इंडिया, अरीना एनिमेशन, टॉप कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी इन इंडिया। तो यहाँ से ये आपका इस कीवर्ड के बेसिस पे सर्च कर, आप इसको बोलो कि भी मेरे को और ढूंढ के निकालो, तो ये और भी आपके ढूंढ के निकाल देगा उसके अंदर, ठीक है। तो ये पहला रिजल्ट था, ये हमारा दूसरा रिजल्ट है इसके अंदर। तो जितनी बार आप यहाँ पर एडिट परफॉर्म करोगे तो ये आपको प्रीवियस वर्जन भी दिखाता चलेगा। ठीक है, तो क्या करोगे आप, मैक को ओपन करोगे और देखोगे भाई उनकी, हम सर्च करेंगे यहाँ पर मैक। अब यहाँ पर मैक की जो ऑफिशियल साइट है विच इज़ मैक इंडिया, ठीक है, इस तरह से। तो आप यहाँ पर देखोगे रक्षा स्टोरीज विद मैक कॉन्टेस्ट 16 अगस्त से 25 अगस्त तक चलेगा ये इनका, ठीक है। और इन्होंने कंपटीशन चलाया जहाँ पर स्टूडेंट्स हैं इसके ऊपर कुछ बनाएंगे, कंटेंट डालेंगे। और बाकी इनका यहाँ पर है, जैसे डून विंस एन ऑस्कर फॉर वीएफएक्स, ठीक है। तो वो खाली इनका नहीं है कि मैक और अरीना दोनों के स्टूडेंट्स ने काम किया है मूवी के लिए, और दोनों को ही मिला है वो, ठीक है। यहाँ से डबल नेगेटिव स्टूडियोज़, क्योंकि दोनों अल्टीमेटली हैं तो एक ही ब्रांड, मतलब एपटेक के अंडर में ही आते हैं, ठीक है। तो जो यहाँ का होता है वही वहाँ का होता है, कुछ ऐसा नहीं, बस कंटेंट वगैरह इनका थोड़ा सा चेंज है, कोर्सेज के नेम इनके डिफरेंट होते हैं, चीज़ें वही रहती हैं।
ठीक है, तो इस तरह से कुछ वेबसाइट यहाँ पर अवेलेबल है। टेक्स्ट में क्लैरिटी और बेटर की जा सकती है, माउस ओवर पे फोकस अच्छे से हो रहा है। बट अगर यूज़र फोकस ना करे, डिफ़ॉल्ट हमारा कंटेंट क्लियर दिखे, तो वो नहीं है। पॉइंटर पर इंटरेक्टिव है ना, इसका क्या फ़ायदा है? ये क्या मजाक है? ये कुछ ज़्यादा ही बकवास इंटरेक्टिव। सो डिज़ाइन को बेटर किया जा सकता है, इतना ज़्यादा मतलब क्लियरिटी नहीं है डिज़ाइन में, हौच पौच सा डिज़ाइन है। एनीवेज, तो ये हमारे पास निकल के आए हैं। अब आपको क्या करना है, इसकी एक चेकलिस्ट बनानी है। ठीक है, कि आप एक टेबल बनाओगे कि भाई आप हो ब्रांड अरीना, व्हाट इज़ योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, एंड बाकी में क्या चीज़ें हैं क्या नहीं है। सो जैसे कि अगर हम लोग रिसर्च निकाल रहे हैं कि लाइक नंबर ऑफ ब्रांचेस की, ठीक है, आप डेटा तो बनाओगे ना, तो आपका बेनिफिट क्या होगा कि भाई आपका जैसे स्ट्रेंथ है कि 250 प्लस सेंटर्स इन इंडिया एंड 100 प्लस आउट ऑफ इंडिया। सो हम लोग मैक के अंदर देखेंगे नंबर ऑफ़ उनके कितने इंस्टीट्यूट्स अवेलेबल हैं, ठीक है, कहाँ कहाँ पर इनकी प्रेजेंस है, ठीक है, तो वहाँ हमें पता चल जाएगा। ठीक है, कितनी इनकी प्लेसमेंट्स वगैरह हो रहे हैं रेगुलर बेसिस पर, कितने अरीना ब्रांड के प्लेसमेंट्स हो रहे हैं रेगुलर। तो इस तरह से आपको अपनी एक चेकलिस्ट पूरी करनी पड़ेगी। हम लिखेंगे मेक अ चेकलिस्ट इन टेबल फॉर्मेट strength and weakness। वेट करिए, यहाँ पर रेस्पॉन्स 1 रेस्पॉन्स 2 दो चीज़ें में दे रही है, दोनों के अंदर बनाना स्टार्ट करेगा। ये तैयार होना स्टार्ट हो गई। अब आप सोचो कि आप एक एक करके स्टेप बाय स्टेप जाओगे, अपना ढूंढोगे उनके पास जाके। तो हमारा क्या आ गया, अरीना एनिमेशन, मैक, फ्रेमबॉक्स, पर्ल, एमएटी, शारदा यूनिवर्सिटी। ठीक है, सिमिलरली हम यहाँ पर भी वो चीज़ें देख रहे हैं, इधर भी बन गया। अब आप दोनों को पहले देख लो, जिसका रिस्पॉन्स अच्छा लगता है उसको आप ले सकते हो। तो चलो पहले देखते हैं यहाँ पर अरीना एनिमेशन डाइवर्स कोर्स ऑफरिंग, ये स्ट्रेंथ है। कवर्स एनिमेशन, वीएफएक्स, गेम डिज़ाइन, ग्राफिक डिज़ाइन, वेबसाइट डिज़ाइनिंग, यूआई यूएक्स, इंटीरियर डिज़ाइन, डिजिटल मार्केटिंग एट्सेट्रा। Experience 25 year in the industry, placement assistance, strong focus on job placements and internship, practical learning, emphasis on hands-on training and paid internship, industry curriculum course designed to meet current industry standards, and alumni positive testimonials and successful alumni। अब यहाँ पर बात करते हैं वीक पॉइंट की। कैन बी हायर कंपेयर टू सम लोकल कॉम्पिटिटर्स। ठीक है, तो ये मेरा कोई बहुत बड़ा प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि भाई सीधी सी बात है, जब आप ब्रांड के पास सीखने जाओगे तो डेफिनेटली फीस तो ज़्यादा होगी। उसको ऐसा समझो कि भाई मैं एक कार लेने जा रहा हूँ, अभी ये कार है भाई साहब ऑडी और ये कार है मारुति, तो डेफिनेटली लोकल उसमें तो वो कैटेगरी होगी ना बिल्कुल एकदम। तो वहाँ पर फीस जहाँ 5 लाख रुपए में आपको एक कार मिल जा रही है ऑल्टो एग्जाम्पल तौर पर, वहाँ पर जब आप बेसिक कार उनके लिए जाओगे तो 50 से शुरू होगी। तो डिफरेंस तो वो जस्टिफाई हो जाता है, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट आता है क्लास साइज। पोटेंशियली लार्जर क्लासेस में लिमिट इंडिविजुअल अटेंशन। ये कह रहे हैं, अच्छा पॉइंट दिया इन्होंने कि भाई इनके यहाँ पर 20-20, 30-30 बच्चे एक साथ पढ़ रहे हैं, तो हो सकता है हर बंदे को अटेंशन ना मिले, है ना। फिर क्या है, कंसिस्टेंसी, क्वालिटी एंड रिसोर्सेज में वेरी अक्रॉस डिफरेंट सेंटर। बिल्कुल सही बात है भाई, एक सेंटर में ट्रेनर अच्छा है, नाम अरीना एनिमेशन ही है, दूसरे सेंटर में हो सकता है ट्रेनर अच्छा ना हो। वैलिड पॉइंट है ना, तो रिसर्च गलत तो नहीं आ रही, बिल्कुल सही है, वैलिड रिसर्च है। अब यहीं पर दूसरा जो हमारे पास रिजल्ट जनरेट हो गया है, वहाँ पर क्या है, अरीना एनिमेशन वेल स्टैब्लिश्ड ब्रांड विद एक्सटेंसिव एक्सपीरियंस इन द इंडस्ट्री ऑफर्स अ वाइड रेंज ऑफ कोर्सेज। दिस इज दिस वीकनेस पर देखते हैं, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन में वेरी अक्रॉस डिफरेंट सेंटर, सेम पॉइंट है। कोर्स फीस कैन बी रिलेटिवली हाई फॉर सम प्रोग्राम्स,
इंफ्रास्ट्रक्चर मे नॉट बी कंसिस्टेंट अक्रॉस ऑल लोकेशन। अगेन ये भी सही है। अब जैसे हम लोग साउथ दिल्ली में बैठे हैं, ठीक है, अगर हम लोग प्रीतिवार की बात करें कंपैरिजन का, तो प्रीतिवार का अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर देखोगे, यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर देखोगे, दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है, क्योंकि ये एक रेजिडेंशियल आप इंफ्रास्ट्रक्चर में हो, वो एक कमर्शियल इंफ्रास्ट्रक्चर है। तो होता क्या है ना, जब स्टूडेंट एक माइंड मेकअप करता है ना किसी जगह पर, जब एडमिशन के लिए जाता है, तो एक जाता है कि भाई कितना पुराना है मार्केट के अंदर, पहला उसका डिसीजन मेकिंग में हेल्प जो करता पॉइंट। दूसरा, क्या मुझे वहाँ से क्वालिटी मिलने वाली है, ठीक है। कुछ होते हैं कि जो इन सब चीज़ों पे जाते हैं, वो देखते हैं लुक एंड फील क्या है, भाई मुझे वो सेंटर अच्छा लगा, चाहे मुझे वहाँ पे ट्रेनर अच्छा लगा या नहीं लगा, मुझसे मतलब मुझे सेंटर अच्छा लगा कि नहीं लगा, कुछ इस पर डिसीजन लेते हैं। तो सबका अपना अलग अलग माइंड सेट होता है ना। तो अब मुझे बताओ कि तुम्हारा टाइम बचा कि नहीं बचा रिसर्च में? बच गया ना। तो यानी कि जब आप अपने कॉम्पिटिटर के लिए काम करोगे, तो आपका ये काम हमने जो किया, अभी देखो 9:38 हो रहे हैं, अभी हमने कुछ देर पहले अपना काम स्टार्ट किया है, यहाँ तक का काम हम लोगों ने कर लिया अपना। अब हम यहाँ पर नेक्स्ट इसको क्या बोलें कि जिससे भी हमारा काम स्टार्ट हो आगे का। तो इतना जब काम कर लोगे तो फिर क्या करोगे आप, बताओ मुझे। इसके बाद का आपका काम क्या है? आपको जो रिसर्च करनी थी, रिसर्च हो गई, पॉइंट्स जो बनाने थे वो बन गए, ठीक है। इसके बाद आप क्या करोगे? हाँ जी, किस पे? वो तो चल गया, हमें पता, ठीक है। जब आप प्रेजेंटेशन दोगे कहीं पर, किसी के प्रोज कॉन्स क्या हैं, वो आप सब बता पाओगे इजीली। वो हो गया हमारा काम। इसके बाद क्या, व्हाट इज नेक्स्ट? हाँ, तो क्या, वही मैं जान रहा नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए हमारा अभी? अपने तरीके से बताओ, सही बताओ गलत बताओ, इतना सोचो मत, बोलो कि नेक्स्ट क्या करोगे। ऑनलाइन स्टूडेंट्स आप भी हेल्प कर सकते हो। आशीष को आइडिया नहीं आ रहा, गौरव तुम बताओ क्या करोगे? इनकी साइट्स पे जाके देखोगे। बट हम तो एआई में काम कर रहे हैं ना भाई, आज की डेट में अगर आप एआई से काम करा रहे हो, तो फिर मैनुअल वाला तो लास्ट क्लास हमने देख ही लिया तरीका, जिसमें हमारा पूरा टाइम निकल गया। यहाँ पर तुमने कुछ ही देर में काफ़ी कुछ कर लिया ना। तो अब हमारा जो नेक्स्ट काम होना चाहिए वो क्या है? यूज़र फ्लो। कि भाई अगर हम अपनी एक वेबसाइट अरीना एनिमेशन के लिए बना रहे हैं, तो उसमें यूज़र का फ्लो क्या होगा, वो कैसे एंट्री लेगा और कैसे एग्जिट लेगा वहाँ पर, या उस फ्लो में वो क्या क्या कर सकता है ना। तो चलो ट्राई करेंगे। देखो शायद यहाँ पर नेट चला गया, इसका रिलोड कर लेते हैं। ऐसा मत कर यार। तो यहाँ पर आप देखोगे, ये हमारा फर्स्ट रिजल्ट है, ये हमारा सेकंड रिजल्ट है। आप देख लेना, चाहो तो दोनों को निकाल के रख लेना। हो सकता है किसी में कोई पॉइंटर आपका एडिशन मिल रहा है, तो उसको अपनी जो बनाते हो ना पूरा प्रेजेंटेशन, उसमें लगा सकते हो। नेक्स्ट, क्रिएट कंप्लीट यूज़र फ्लो फॉर ब्रांड अरीना एनिमेशन वेबसाइट। तो क्या बता रहा है? होम पेज, एंट्री पॉइंट, यूज़र विजिट्स द अरीना एनिमेशन होम पेज, ऑप्शन टॉप में नेविगेशन जो होगा, कोर्स, अबाउट, प्लेसमेंट, ब्लॉग, कॉन्टैक्ट, साइन इन साइन अप। नेक्स्ट, हीरो बैनर आएगा जिसमें प्रोमोट्स फीचर कोर्सेज और अपकमिंग इवेंट्स विद लर्न मोर एंड एनरोल नाउ, CTA कॉल टू एक्शंस। उसके बाद क्विक लिंक्स, एक्सेस टू पॉपुलर कोर्सेज, टेस्टिमोनियल्स और लेटेस्ट न्यूज़ एंड फुटर। देन कोर्स वाला पेज बनेगा जिसमें आप यूज़र क्लिक्स ऑन कोर्सेज फ्रॉम द टॉप नेविगेशन बार। कोर्स कैटेगरीज पेज, जहाँ पर वो डिफरेंट डिफरेंट कोर्सेज देखेगा अपने क्या क्या चीज़ें हैं।
फिर कोर्स के डिटेल्स पर पहुंचेंगे, वाई चूज दिस कोर्स, कोर्स के मॉड्यूल, स्टूडेंट टेस्टिमोनियल, यानी कि सारे वही पॉइंट आ रहे हैं जो मैंने लास्ट क्लास में डिस्कस किए थे कि एक यूज़र को डिसीजन लेने के लिए क्या चीज़ चाहिए। भाई यूज़र जो आ रहा है आपके पास वो कोर्स के लिए आ रहा है, तो कोर्स को सबसे पहले रखा गया है ना। प्लस होम पेज पर कहा जा रहा है आपसे कि जो स्लाइडर आप बनाओगे उसमें आप किसके बारे में बात करोगे, आपके कोर्स, लोगों का फीडबैक क्या है आपके लिए, आपके लेटेस्ट क्या चल रहा है सेंटर के अंदर, है ना। जैसे अभी मैंने आपको दिखाया मैक का, तो वहाँ पर दिखा रहे हैं कि वो रक्षाबंधन का कुछ इवेंट चल रहा है ना। इससे यूज़र में फेथ जनरेट होता है कि साइट रियल टाइम अपडेटेड चल रही है, ऐसा नहीं कि भाई 1 साल पहले बनाया और छोड़ दिया, भूल गए जी, ठीक है। समझ गए ना। तो क्या कहते हो, काम आसान हुआ, हाँ, क्लैरिटी मिल रही क्या करना है, किससे पूछने की ज़रूरत नहीं, मेरे को बहुत क्लियर बताया गया इसके अंदर कि कैसे कैसे किस पेज पे क्या काम आएगा, है ना। तो पहला पेज होम, दूसरा पेज कोर्स, कोर्स पे यूज़र ने क्लिक करा तो और डिटेल, है ना। फिर क्या है, रजिस्ट्रेशन एनरोलमेंट, अगर कंपनी चाहती है कि भाई यूज़र ऑनलाइन ही अपना अकाउंट वगैरह क्रिएट करके वहाँ से कोर्स को ऑप्ट कर सकता है अपने लिए, ठीक है। अकाउंट का डैशबोर्ड जिसमें माई कोर्स, माई प्रोफाइल, प्रोफाइल सेटिंग्स, पेमेंट हिस्ट्री, कोर्स प्रोग्रेस, कि भाई यूज़र ने कितना कितना कोर्स पूरा कर लिया या कितना टाइम ड्यूरेशन का कोर्स है, कितने डेज लैप्स हो गए, कितने रिमेनिंग है ना। फिर क्या है कॉन्टैक्ट, फिर क्या है ब्लॉग न्यूज़, फिर क्या है प्लेसमेंट, फिर क्या है लॉग आउट, है ना। आ गया पूरा, काम आसान हुआ, है ना। मुझे पता चल गया मुझे वेबसाइट को किस फ्लो में लेके जाना है। अब देखो ये रिसर्च तुम अपनी उस पर लगा लेना जो वो बनाओगे ना वेबसाइट। ठीक है, तो तुम्हें पता चल जाएगा क्या क्या चीज़ें लगाने की जरूरत है, क्या सही उसका फ्लो है, तो तुम्हारा काम थोड़ा सा आसान हो जाएगा। अब इसके बाद क्या ज़रूरत होगी मुझे, भाई मेरे पास ये आ गया कि क्या बनाना है, ठीक है। अब मुझे क्या चाहिए होगा नेक्स्ट, हाँ, कंटेंट तो बात की चीज़ है, बेस आ गया, तो वायर फ्रेम बनाने के लिए मुझे क्या चाहिए होगा, भाई आपको मैं कहता हूँ कि एक अरीना एनिमेशन के लिए वेबसाइट बनानी है, मैंने तुम्हें डेटा दे दिया। अब तुम्हें जो सबसे बड़ा जो एक चैलेंज होता है विच इज़ टाइपोग्राफी क्या होगा, कलर स्कीम क्या होगी, है ना, ये सारी चीज़ें होती है ना। जनरेट टाइपोग्राफी एंड कलर स्कीम इन टेबुलर फॉर्मेट। अभी मुझे अरीना एनिमेशन ब्रांड के अकॉर्डिंग क्या बोला है, टेक्स्ट प्राइमरी जो है उसके लिए कौन सा फॉन्ट लगाना है, थिकनेस कितनी रखनी है, साइज़ कितना रखना है, सब आ गया। बटन के लिए कौन सा फॉन्ट चलेगा, कलर कौन से चलेंगे, प्राइमरी सेकेंडरी, सब बता दिया उसने मेरे को। और क्या लोगे यार, ये भी प्रॉब्लम सॉल्व होगी। अब ये कंप्यूटर के अंदर आप RGB अगर आप कोड चला रहे हो वो भी आ गया, हेक्स कोड चला रहे हो वो भी आ गया, सब लिखा आ रहा है कि भाई मेन ब्रांड का कलर लोगो बटन्स किस में जाएगा, वो ये होगा, सेकेंडरी में क्या जाएगा, ये जाएगा, बैकग्राउंड में क्या जाएगा, ये जाएगा, टेक्स्ट का कलर क्या होगा, ऐसा होगा, सेकेंडरी का कलर क्या होगा, ऐसा होगा, लिंक इस कलर में चलेगा, है ना। बड़ा कन्फ्यूज़न होता है ना इन सब चीज़ों को लेके। तो यहाँ पर कितनी फैमिली के साथ हम लोग प्ले कर रहे हैं, 2 ही फॉन्ट है ना बस, मॉन्स्टैट और रोबोटो, ये भी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। और बताओ क्या चाहिए, अभी कुछ और कमी लग रही है, कुछ और चाहिए हमें, हैं। ग्राफिक्स, ग्राफिक्स तो खैर ये तुम्हें 1 या 2 ही बना के देगा, उसके लिए पेड मॉडल चाहिए होता है तुम्हें, बट वो भी हाइपर रियलिस्टिक नहीं होगा, एक जस्ट एक आइडिया होगा, ठीक है, बट बना देगा, ठीक है। और सोचो और क्या चाहिए होगा हमें, जनरेट यूजर परसोना, ठीक है, जनरेट
यूज़र पर्सोना, ठीक है, फॉर ब्रांड अरीना एनिमेशन विद प्रॉब्लम सॉल्विंग, ठीक है, कि क्या प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है। तो एक रजत वर्मा है। अब जनरली लोग क्या करते हैं, पर्सोना तो बनाते हैं लेकिन नाम डाल देंगे भाई साहब जॉन डोए भाई साहब, तो फर्जी सा लगता है। अब इंडिया के लिए बना रहे हो तो रजत वर्मा थोड़ा सा यहाँ का लोकल सा साउंड कर रहा है ना। नाम क्या है, रजत, एज कितना है 22, यहाँ पर मेल, लोकेशन, ठीक है, किस चीज़ का एजुकेशन है, क्या है, टैक्स से भी बहुत ज़्यादा है। प्राइमरी गोल क्या, टू बिकम ए स्किल्ड एनिमेटर टू सिक्योर अ जॉब इन ए रेपुटेड एनिमेशन स्टूडियो। सेकेंडरी गोल क्या है, लर्न द लेटेस्ट टूल एंड टेक्निक्स इन 3D एनिमेशन एंड VFX, बिल्ड ए स्ट्रॉन्ग पोर्टफोलियो। चैलेंज क्या है, पेन पॉइंट क्या है, मोटिवेशन क्या है, और किस तरह से हम लोग उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं। सो दिखाई दे रहा है सब कुछ। तो जब आप पर्सोना अपना लगाओगे उसके अंदर पोर्टफोलियो में, तो इस तरह से आपका होगा कि बंदा कौन है, क्या उसका एजुकेशन है, क्या उसके गोल हैं, उसके चैलेंजेस और पेन पॉइंट्स क्या हैं, मोटिवेशन चीज़ें क्या हैं, किस तरह से अरीना एनिमेशन उसकी उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में हेल्प कर रहा है ना। सारी चीज़ आ गई इसके अंदर। तो ये भी काम हो गया आपका। नहीं तो हम लोग सोचते थे भाई पर्सोना में क्या बनाए, तो आप एक दो या उससे ज़्यादा डिफरेंट कोर्स को लेके पर्सोना यहाँ से बना सकते हो। और क्या चाहिए, कुछ और लग रहा है जो चाहिए इसमें? ये मत कहना कि फिग्मा भी बना के दे दे वो नहीं देगा ये। कुछ और जो ऐसा लग रहा हो तो अभी तक का मुझे बताओ कि यहाँ तक के इसमें हमारा काम आसान हो रहा है। अब मुझे बताओ कि जो क्रिएटिव माइंड का आपका टास्क मिला हुआ है उसमें हेल्प हो जाएगी, है ना, अच्छी खासी हेल्प है ना। तो क्या ध्यान रखना है, मैंने प्रॉम्प्ट्स क्या यूज़ किए हैं। देखो चैट जीपीटी सब चला रहे हैं, चैट जीपीटी के अंदर मेन चीज़ ये है कि आपके प्रॉम्प्ट कितने क्लियर हैं। जैसे मैंने एक गलत प्रॉम्प्ट जानबूझ के लिख के डाला, यानी कि ये क्या था, वैनिटी प्रॉम्प्ट था। वैनिटी मतलब कि उसके अंदर सो मैनी पॉसिबिलिटीज़ उसको दिखाई दे रही है, जिसकी वजह से वो इस्लामाबाद पहुंच गया। मैंने उसको बोला भाई नहीं, हम सिर्फ दिल्ली एनसीआर की बात कर रहे हैं, तो वो तुरंत समझदार बन गया। देखो उसने हमें यहाँ का डेटा देना स्टार्ट किया। फिर हमने क्या बोला, मेक अ चेकलिस्ट, उसने चेकलिस्ट बनाया, उसके अंदर भी उसने मुझे को ऑप्शन दिए। फिर मैंने यूज़र फ्लो बनाया, फिर मैंने डिज़ाइन सिस्टम बनाया अपना इसके अंदर, ठीक है, पूरा, जिसमें मुझे प्राइमरी सेकेंडरी बटन पे क्या आ जाएगा, किस पे, क्योंकि कई बार कहता है आप लोग चीज़ें तो बना लेते हो लेकिन आपके बटन्स क्लियर नहीं दिख रहे होते। तो यहाँ पर विद फॉन्ट साइज़, तो थोड़ा चैलेंज तो यही होता है ना कि क्या फॉन्ट रखें, तुम्हारी वो भी प्रॉब्लम सॉल्व होगी यूआई/यूएक्स के अकॉर्डिंग, है ना। आपके कलर्स क्या आ जाएंगे, फुटर का बैकग्राउंड क्या होगा, हर चीज़, हेडर फुटर सब इसके अंदर यहाँ अवेलेबल हो गया। पर्सोना आपका बन गया इसके अंदर, है ना। और क्या चाहिए, जैसे यहाँ पर लोग जाकर डिफाइन कर देते हैं, क्रिएट साइट मैप फॉर अवर, तो ये मुझे एक साइट मैप बना के देगा कि साइट का स्ट्रक्चर क्या है। आ गया पूरा, क्या बोलता है, होम पेज आपका, हीरो बैनर, नेविगेशन, फीचर कोर्स, टेस्टिमोनियल, न्यूज़ एंड इवेंट्स, फुटर, खत्म, इतना चाहिए होम पेज पर। कोर्स, कैटेगरीज, भाई अरीना का जब मैंने लास्ट क्लास में गया था कैटेगरी थी ना, तो टॉप्स पे एक सबसे बड़ा उनका एवीजी कोर्स डाला हुआ था, फिर उसके नीचे लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट बहुत सारे नंबर ऑफ कोर्सेज थे अवेलेबल। पूरा आ गया, सारे कोर्स आ गए अरीना के, कोई रिपीट तो नहीं हो रहा, ज़रा देखो सारे अलग है ना। एनिमेशन कैटेगरी अलग, वीएफएक्स अलग, गेम अलग, ग्राफिक अलग, ये सब अलग। फिर कोर्स का डिटेल पेज जब बनेगा तो ओवरव्यू, कोर्स के अंदर मॉड्यूल क्या है, फीस एंड ड्यूरेशन क्या है, करियर अपॉर्चुनिटी, डाउनलोड ब्रोशर एंड अप्लाई नाउ, है ना। भाई बंदा कन्विंस होगा तो अप्लाई करेगा। तो पूरा स्ट्रक्चर तरीके से, भाई ब्रोशर अगर उसको डाउनलोड करना है, जो आप यहाँ पर आके लेते हो फिजिकली जब काउंसिल लेने आते हो, वो ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हो और डिटेल आपको इन्फॉर्मेशन वहाँ से मिल जाएगा, ठीक है। फिर क्या है, अबाउट अस, हमारी स्टोरी, हमारा विजन मिशन क्या, फैकल्टी का हमारा क्या एक्सपर्टीज़ है, कितने पुरानी फैकल्टी हमारे पास है, एग्रीगेशन हमारे क्या है, टेस्टिमोनियल्स क्या है, और करियर
विद अरीना। क्या हो सकता है कोई हमारे साथ अपना करियर शुरू करना चाहता हो तो अप्लाई कर सकता मैं। फिर प्लेसमेंट, फिर ब्लॉग्स, ब्लॉग में कैटेगरी बनाओ, एनिमेशन के ऊपर क्या नया चल रहा है, वीएफएक्स में क्या नया चल रहा है, इंडस्ट्री के ट्रेंड्स क्या हैं, स्टूडेंट की सक्सेस स्टोरी डालो वहाँ पर, ठीक है। उसके अंदर सर्च फंक्शनैलिटी होनी चाहिए। फिर क्या है, कॉन्टैक्ट, जिसमें कॉन्टैक्ट फॉर्म, कैंपस की लोकेशंस, मैप, फ़ोन, ईमेल, है ना, सोशल मीडिया लिंक्स। और ज़्यादा क्लियरिटी मिल गई, है ना, क्लियर है ना। सो हो गया तुम्हारा पूरा रिसर्च का काम, 1 घंटा भी नहीं हुआ, 9:52 काम शुरू, ठीक है। तो ये है आज की डेट में एआई को अपने वर्क स्ट्रक्चर में इन्वॉल्व करने का एडवांटेज। भाई ये आपको इतना काम करके दे देगा, आगे का काम आपने करना है। अब आपके पास चेकलिस्ट 90%, मैं कहता हूँ, मैं ये नहीं कहता 100%, मैं कहता हूँ 90% पूरी है। 10% का तो एडजस्टमेंट हो जाएगा ना, बाद में देख लेंगे इस चीज़ को। लेकिन अगर मैं तुमसे बोलता भी बनाना शुरू करो तो फॉर श्योर तुम ब्लैंक होते कि कहाँ से शुरू करें। अब तुम ब्लैंक नहीं हो ना, सारी क्लियरिटी आपके पास है कि नेविगेशन बनेगा तो उसमें क्या क्या चीज़ें जाएंगी, है ना। तो उसने मुझे बहुत क्लियर बताया कि टॉप नेविगेशन में ये सारी चीज़ें अपनी ऐड करो। तो नेविगेशन देख रहे हो कितना नीट एंड क्लीन उसने रखा है। ये नहीं कि भाई सारे कोर्स भर दिए ऊपर, चलो कोर्स का एक बनाओ, कोर्स पे यूज़र क्लिक करेगा तो कोर्स की सारी कैटेगरीज आ जाएंगी, उस पर क्लिक करेगा तो डिटेल कोर्स खुलेगा, है ना। कैसा लगा, कर सकते हैं चीज़ें। तो इस तरह से अपने काम के अंदर इन्वॉल्व करो। हमने रिकॉर्ड किया है क्या सेशन? हाँ किया है। लो 31 मिनट में किया हमने सारा काम। अब ये सोचो कि जो आपके पास इस तरह की चीज़ें अवेलेबल है, इंटरनेट आज के टाइम में हर कंपनी आपको देगी काम करने के लिए, तो आपकी स्पीड रोबस्ट होनी चाहिए। ये नहीं कि भाई हम बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम कर रहे हैं उसके अंदर। मुझे आज के डेट में एआई, जहाँ पर हम लोग सीख रहे होते हैं भाई कितना डालें क्या डालें, जब मुझे सारी चीज़ें मिली तो मेरा तो सारा काम खत्म हो गया ना, है ना। मुझे कितना बोल्ड मिलाना है, कितना लाइट रखना है, कितना कलर डालना है, कौन सा डालना है। आपको कलर स्कीम अच्छा नहीं लग रहा था, आप और जनरेट कर लो। फिर आपको मैंने जो कोडिंग सिखाया था, क्या सिखाया था, वेरिएबल्स, है ना। वहाँ पर क्या हो सकता है कि हम लोग रूट के ऊपर थीम चेंज कर सकते हैं, थीम 1, थीम 2, थीम 3 कमेंट करके रखो, क्लाइंट जो बोले उसको एक्टिव कर दो। सर एक वेरिएंट ये हो सकता है, एक ये हो सकता है, एक ये हो सकता है ना। रूट जो हम लोग लिखते हैं सीएसएस में, उसकी हेल्प से, ठीक है। तो जो भी आपने बनाना है या जो भी आप प्रोजेक्ट बना के रेडी कर लोगे, उसके बारे में जो हमें कहानी लिखनी होती है, वो पूरी कहानी आपके पास यहाँ पर अवेलेबल है, ठीक है। चलो तो हम लोग थ्योरी पढ़ना स्टार्ट करें, ये वाला काम आप कर लोगे अपना डिज़ाइनिंग वाइनिंग का, जो करना है चीज़ें करिएगा। तो ये मुझे आपको सिखाना था कि इससे कैसे आप अपना काम रैपिड स्पीड में लेके आ पाओगे। अब जिसने क्रिएटिव माइंड में पार्टिसिपेट किया हुआ है, आज है 23 तारीख, आधे घंटे का काम है ये वाला। आपको पूरी वेबसाइट नहीं बनानी है, कुछ ही पेज बनाने हैं। लैंडिंग पेज अपना बढ़िया से बनाओ, ठीक है। इसको बताओ कि मुझे क्या चाहिए और ये तुम्हें गाइड कर देगा, क्या कलर्स आएंगे, ठीक है। इस पर काम करना है। चलिए तो हम लोग मूव करते हैं। बनानी नहीं है, उठा लो, और क्या, तुम क्यों बनाओ ग्राफिक। बीइंग ए वेब डिज़ाइनर, हमारा काम नहीं है ग्राफिक बनाना, या यूआई यूएक्स डिज़ाइनर ग्राफिक बनाना आपका काम नहीं है। भाई ग्राफिक डिज़ाइनर में फिर यूआई यूएक्स डिज़ाइन में डिफरेंस क्या हुआ? यूएक्स इज़ ऑल अबाउट रिसर्च, जो हमने किया दिस इज़ अ यूएक्स, जो इसके अंदर लिखा हुआ है कि क्या क्या जाएगा, अब चीज़ें अरेंज करना रहेगा, दिस इज़ अ यूआई। जो इमेजेस ग्राफिक्स इन्वॉल्व होंगे, इनकॉर्पोरेट होंगे, वो ग्राफिक डिज़ाइनर का काम है। अभी भी दिल्ली एनसीआर के अंदर यूआई यूएक्स के प्रोफाइल को लेके लोगों में एक बहुत बड़ा कन्फ्यूज़न है कि भैया यूआई डिज़ाइनर इज़ अ ग्राफिक डिज़ाइनर। नहीं है, वो गलत है। उनको बताओ कि भाई ग्राफिक का काम अलग होता है, हमारा काम ग्राफिक्स को इनकॉर्पोरेट करने का है, ना कि बनाने का। हम ये ज़रूर बता सकते हैं कि ग्राफिक कैसी होनी चाहिए, है ना।
कोई डाउट है? हाँ? हाँ हाँ हाँ। चलिए हम आपकी थ्योरी पार्ट पर पहुंचते हैं, उसको डिस्कस करेंगे। पहला टॉपिक हमारा यूएक्स, यूजर एक्सपीरियंस बेसिक्स। ठीक है, ध्यान रखना यूआई यूएक्स बोला जाता है, बट जर्नी जो बिगिन होती है वो यूएक्स से होती है। जब तक यूज़र रिसर्च नहीं होगा तब तक एक बढ़िया यूआई नहीं बना पाओगे, और यूआई अगर बना लोगे तो उसको सक्सेस नहीं करा पाओगे, क्योंकि रिसर्च तो है ही नहीं ना। ठीक है, सो व्हाट इज यूएक्स? यूजर, यूएक्स स्टैंड फॉर यूजर एक्सपीरियंस, what a person feel as she or he is interacting with a product or service। जब भी आप किसी चीज़ के साथ इंटरेक्ट करते हो तो उसका एक्सपीरियंस क्या है, वो क्या फील करते हैं आपके, है ना। प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन ऑल काइंड्स ऑफ मार्केटिंग, यानी कि हम यूएक्स की बात कर रहे हैं लेकिन क्या कह रहे हैं, प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन ऑल काइंड ऑफ मार्केटिंग। भाई सीधी सी बात है, कल को आप एक डिजिटल मार्केटिंग भी करते हो तो क्या होगा कि भाई जब आप का कोई कैंपेन चलाएगा, कैंपेन चलने के बाद में यूज़र आपके वेबसाइट के ऊपर आएगा या आपके एप्लीकेशन के ऊपर आएगा, एप्लीकेशन का अगर यूज़र एक्सपीरियंस अच्छा नहीं होगा तो क्या होगा, आपका रिटेंशन नहीं होगा ना वहाँ पर, या आप यूज़र को ऑनबोर्ड नहीं करा पाओगे। प्लेज अ क्रिटिकल रोल इन वेब और मोबाइल एप्लीकेशन, ऐसा नहीं कि सिर्फ यहाँ पर काम करता है, ये आपकी डे टू डे लाइफ के अंदर भी काम करता है यूएक्स जो है, बट हम यहाँ पर जो सीख रहे हैं वो टुवर्ड्स वेब और मोबाइल को लेकर सीख रहे हैं। तो इसलिए यहाँ पर क्या, प्लेज अ क्रिटिकल रोल इन वेब एंड मोबाइल एप्लीकेशन। बट यूएक्स आपकी लाइफ में हर जगह अवेलेबल है। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप अरीना आते हो पहली बार इंक्वायर करने के लिए, और आपको अगर अच्छे से बताया ना जाए, आपके कोर्स के बारे में एक्सप्लेन ना किया जाए, या आप जब एंटर हुए कैंपस में आपको बैठने के लिए जगह ऑफ़र ना की जाए, या फिर गर्मी में आप आए आपको पानी ना ऑफ़र किया जाए, तो कल को अगर आपसे कोई कहता है यार मैं अरीना से कोर्स करने का प्लान कर रहा हूँ, तो आप छूटते ही उसको ये बोले कि भाई मत जाना, वहाँ तो बड़ा बुरा एक्सपीरियंस था मेरा, मैं गया था वहाँ तो कोई पूछता नहीं, ढंग से बात ही नहीं करते। क्या हो गया, यूज़र एक्सपीरियंस। तो ये हर जगह है। ठीक है, आप एक कार चलाने जा रहे हो, आप इंडिया में हो, आपको पता है भाई हम लोग राइट हैंड पर ड्राइव करते हैं, वहाँ पर लेफ़्ट हैंड वाला सिस्टम होता है। अब आप जा रहे हो गाड़ी में, आपको ड्राइविंग पोजीशन जो है वो डिफरेंट मिल रहा है, क्या आप लोगे उसको? नहीं लोगे, चाहे सस्ती ही क्यों ना हो, क्योंकि आप यूज टू नहीं हो ना उस तरह से चीज़ों के। ये भी यूज़र एक्सपीरियंस हो गया। या आपकी कार्स के अंदर सो मैनी कंट्रोल्स हैं बट वो आपकी रीच में नहीं है। एग्जाम्पल ऐसा समझो कि भाई कार के अंदर क्या होता है, पावर विंडो होती है, फ्रंट में जो पावर विंडो होती है ड्राइवर के पास चारों विंडो का कंट्रोल होता है, लेकिन जो पीछे वाली होते हैं, जो साइड में जो बैठता है ड्राइवर के, उसके पास अपना इंडिविजुअल कंट्रोल होता है, वो अपना कंट्रोल कर सकते हैं, ड्राइवर का कंट्रोल नहीं कर सकते, बट ड्राइवर कैन कंट्रोल ऑल विंडोज़, है ना, एक ही जगह से। अब आप ये सोचो कि आप अकेले ड्राइव कर रहे हो, कहीं जा रहे हो, कई बार ऐसा होता है कि आज की डेट में टेक्नोलॉजी जीपीएस वगैरह सब कुछ अवेलेबल है, लेकिन उसके बाद भी बंदा क्रॉस चेक करने के लिए पूछ लेता है। आप ये सोचो कि आपके साइड वाला मिरर का कंट्रोल आपके पास नहीं है, तो क्या वो एक अच्छा यूज़र एक्सपीरियंस होगा? नहीं है ना भाई। जब बटन लगाया था एक और लगा देते ताकि मुझे वहाँ जाके उसको घुमाना ना पड़ता है, या फिर मुझे उसका बटन वहाँ जाके दबाना नहीं पड़ता, है ना। तो एक्सपीरियंस हर जगह है। आप फ़ोन चला रहे हो, आप कोई अप्लाइंसेस ऑपरेट कर रहे हो, आप एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हो, हर जगह है। और अगर आप एक्सपीरियंस को समझ गए, मीन्स आप एंड यूज़र को समझ गए कि एंड यूज़र क्या चाहता है। अगर आपने उसकी नीड को समझा और आपने डिज़ाइन में उस चीज़ को फुलफ़िल कर दिया, उससे बेहतरीन यूएक्स कुछ नहीं हो सकता। जैसे अभी हमने बहुत सारे पेन पॉइंट समझे ना अरीना की वेबसाइट को लेके, कि भाई वेबसाइट तो है बट क्लियर नहीं है ना। सो वेबसाइट को क्लियर होना चाहिए, तभी तो यूज़र के सारे डाउट्स खत्म होंगे।
ये तो जी आपने हमारी वेबसाइट देखी, हाँ जी देखी, लेकिन मुझे ना फिर भी डाउट है, समझ नहीं आ रही चीज़ें। तो वेबसाइट बनाने के बाद भी अगर मुझे समझाना पड़े किसी चीज़ को, तो उसका तो कोई मतलब नहीं है ना, कि भाई मैंने सब कुछ बना लिया लेकिन यूज़र कहता है जी समझ नहीं आ रहा, तो फिर वेबसाइट ही क्यों बनाई, है ना। तो मैं ये कहता नहीं कहता कि सारे लोग बेवकूफ़ होते हैं, 10% में मान लेता हूँ, 90% लोग तो ठीक ठाक ही होंगे, चलो 50-50 कर लेते हैं, लेकिन फिर भी 50 लोगों को अगर पूछना पड़ रहा है तो वो सही नहीं है। यानी कि चीज़ें ऐसी डिफाइन करो कि जहाँ पर आप जब किसी को ओवर द कॉल गाइड करो ना कि सर ये है इस तरह से चीज़ें, आपकी वेबसाइट भी उतनी करेक्ट ऑर्डर में होनी चाहिए कि किसके बाद यूज़र को क्या देखने के लिए देना चाहिए, जिससे उसका डिसीजन लेने में आसानी हो। आप उसको कोर्स में जाके इतना कंफ्यूज कर दो कि बंदा भाई से कहे यार समझ नहीं आ रहा, छोड़ो, ठीक है। अब यहाँ पर जब हमारा एक यूज़र फ्लो जनरेट हुआ, जब हमने साइट में बनाया, देखा चीज़ें कितने सिस्टमेटिक ऑर्डर में लगी हुई, किसके बाद क्या लगाना है, लास्ट में जब यूज़र ने पूरा कोर्स देख लिया तो अप्लाई नाउ, ठीक है। ये नहीं कि भाई बंदा वेबसाइट पर आया नहीं, तुमने पहले फॉर्म दे दिया, जी भरो अप्लाई करो, भाई क्यों करूँ मैं अप्लाई, जब मुझे कुछ पता नहीं तुम्हारे बारे में तो मैं तुम्हें क्यों अप्लाई करूँ, पहले मैं जानूंगा ना तभी तो अप्लाई करूँगा। तो पहले स्क्रीन पे फॉर्म रखने का तो कोई लॉजिक ही नहीं है। तो पहले के टाइम में क्या लोग गलतियाँ करते थे, वेबसाइट खोले सीधे पॉपअप में फॉर्म, वो सही नहीं है। अब जैसे हमने अरीना की वेबसाइट जो है मेन, उसकी वेबसाइट को लास्ट क्लास में देखा, उसमें उन्होंने क्या किया हुआ है कि जब भी यूज़र एक सही डिसीजन ले रहा है, मतलब कि जहाँ भी वो कन्विंस हो रहा है, तो वो अप्लाई नाउ, आई एम इंटरेस्टेड, इस तरह से उन्होंने सीटीए बनाए। लेकिन हर बार पेज स्क्रॉल होकर ऊपर जा रहा है, गलत है, क्योंकि यूज़र उस जगह से हट गया ना जिसके आगे वो और चीज़ें पढ़ता शायद। तो आप उस जगह पर पॉपअप में फॉर्म खोलो मॉडल, ताकि वहीं का वहीं भरा खत्म। ये नहीं कि फिर से वो ऊपर नीचे जाए, उसके अंदर कंफ्यूज हो रहा है, वो नहीं होना चाहिए। या बहुत सारी वेबसाइट में क्या करते हैं कि यूज़र जब अप्लाई करना चाहेगा तो वो पेज पूरा स्क्रॉल होकर ऊपर जाएगा, फिर वहाँ जाके वो अप्लाई करेगा, गलत है। ऊपर का फॉर्म वहीं छोड़ दो, नीचे मॉडल में अलग से फिर से फॉर्म खोल दो, भाई काम तो वही करेगा ना। जब वेबसाइट में आज की डेट में ये फैसिलिटी अवेलेबल है, तो आप उस टेक्निक का इस्तेमाल करो, यूज़र को वेबसाइट में ऊपर नीचे घुमा के कंफ्यूज मत करो। ब्रिज बिटवीन अ प्रोडक्ट एंड इट्स टारगेट ऑडियंस। अब ये ब्रिज का मतलब है, यानी कि यूएक्स डिज़ाइनर जो होता है वो टेक्नोलॉजी और प्रोडक्ट और सर्विस के बीच का एक ब्रिज है, एक कनेक्शन है। भाई हो सकता है कि भाई ये एसी बड़ा कॉम्प्लिकेटेड प्रोडक्ट है, मुझे नहीं समझ आता ये कूलिंग कैसे करता है, बट एंड यूज़र को इससे मतलब थोड़ी ना कैसे करता है, उसको तो ये पता है मुझे इससे कूलिंग चाहिए। तो हमने इसका ब्रिज क्या बनाया, रिमोट कंट्रोल। भाई आप बस इतना बताओ कितने डिग्री पर सेट करना है, बाकी एसी खुद करेगा, उसमें आपने कुछ करने की ज़रूरत नहीं कि मुझे जाके गैस घटानी है बढ़ानी है, वो तुम्हारा काम नहीं है ना। सो ये क्या हुआ, ब्रिज। या माइक्रोवेव आप घर के अंदर ऑपरेट कर रहे हो, फॉर एग्जांपल आप उसके अंदर बस ये बताते हैं मुझे इसमें क्या करना है, मुझे कुछ कुक करना है, मुझे कुछ बेक करना है, या मुझे इसमें कुछ रीहीट करना है, ठीक है। तो आप उसका मेन्यू चूज़ करते हो, बटन दबा देते हो, वो स्टार्ट हो जाता है आपका। अब उसके पीछे वो कौन सी रेज का यूज़ कर रहा है, वो तुम्हारा बिजनेस नहीं है ना जानना कि वो कैसे काम करते हैं, नहीं तो फिर तुम इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बनो, जानो उसके बारे में। तो यूएक्स डिज़ाइनर ने क्या करा, एक बहुत ही नीट एंड क्लीन पैनल आपको बना के दे दिया कि किस तरह से वो ऑपरेट होगा, कैसे हो रहा है, क्या उसके अंदर मैग्नेट्रॉन लगा हुआ है, क्या ट्रांसफार्मर है, क्या उसके अंदर कैपेसिटर लगे हुए हैं, उससे तुम्हारा लेना देना नहीं है, ठीक है। तो उन्होंने क्या करा, पूरी टेक्नोलॉजी को एक डब्बे में बंद किया और आपको कुछ कंट्रोल और उसके अंदर एक चैम्बर बना के दिया कि भाई रखो और अपना काम करो, दैट्स। तो समझ में आया, यानी कि यूएक्स पर्सन का काम ये है कि टेक्नोलॉजी जितनी भी कॉम्प्लिकेटेड हो उसको इतना आसान बना दो कि यूज़र उसको फिंगर टिप पर चला पाए, वेल एजुकेटेड भी और नॉन एजुकेटेड भी, है ना। जैसे टीवी का जो रिमोट हुआ करता था, कभी अगर हम लोग उसका एग्जांपल लें तो बड़ा कंफ्यूजिंग होता था, सो मैनी बटन्स, है ना। जैसे कि उसके अंदर आपने देखोगे 4 बटन आते थे, रेड येलो ब्लू, है ना। ज़िंदगी भर कोई कभी इसका इस्तेमाल नहीं कर पाया, क्यों करता क्या, लेकिन होता था, ठीक है। अब बंदा कभी ना कभी बैठा होता था खाली, तो ट्राई कर देता, ये चला के देखा कुछ हो तो ही नहीं रहा उसके ऊपर, लेकिन ऐसा नहीं कि वो डमी था, वो काम करता है। तो टीवी के पीछे जब आप देखते हो आजकल एलसीडी एलईडी पीछे, तो एक YVPPR करके एक पोर्ट आता है,
जिसमें कैमराज वगैरह कनेक्ट करके हम लोग चलाते हैं, वो उनके लिए लगाया गया था, अदरवाइज़ का कोई काम नहीं है। अब जो मॉडर्न स्मार्ट टीवी के रिमोट आ रहे हैं बड़े मिनिमलिस्टिक है। जैसे एग्जांपल के तौर पर ये हमारे पास रिमोट है, तो क्या इसके अंदर 1 2 3 4 है? नहीं है ना, ज़रूरत ही नहीं है। क्यों नहीं है ज़रूरत? क्योंकि आज की डेट में वॉइस का सिस्टम आ गया ना, बटन दबाओ, बोलो, आपको कलर टीवी देखना, कलर टीवी चालू हो जाएगा, है ना। तो इतना कंफ्यूजिंग क्यों बनाना है इसको? पहले लोग नंबर याद करते थे रिमोट में, जब केबल वाला सिस्टम होता था, अभी भी लोग ट्राई करते तो नंबर याद करते, भाई 1 2 3 पर ये आएगा। वैसे एग्जांपल होता है, मुझे तो कभी खैर याद ही नहीं रहा क्या टीवी का नंबर होता है, ठीक है। तो ये चीज़ें, तो भाई स्मार्ट टीवी में के अंदर पासवर्ड तो डालना ही पड़ता है ना, इंटरनेट चलाएंगे तो इससे पासवर्ड में कैसे टाइप करूँगा? तो इन्होंने कीबोर्ड के यहाँ गायब करके उन्होंने कीबोर्ड वहीं बना दिया, बस आप एरो से इधर उधर करो, ओके करते जाओ, आपका टाइप हो जाएगा, है ना। ये चीज़ है। तो ब्रिज का मतलब समझ में आया? जो आपका एंड यूज़र है, जो टारगेट ऑडियंस है आपका, जो वो प्रोडक्ट को यूज़ करने वाला है, ठीक है, आपने उसको इतना सिंपल बना के देना है ताकि उसको दिक्कत ही ना हो, है ना। सो ये होता है यूएक्स डिज़ाइनर का मेन रोल, कि टेक्नोलॉजी और एंड यूज़र के बीच में ऐसा कनेक्शन बनाओ जिससे उसको कभी कोई दिक्कत ना आए ऑपरेट करने। यूएक्स डिज़ाइन कंसंट्रेट्स ऑन एंड टू एंड एक्सपीरियंस फॉर अ यूज़र। आप कभी भी कोई प्रोडक्ट और सर्विस ये सोच के बताओ ना, मुझे ऐसा अच्छा लग रहा है, भाई तुमने नहीं चलाना वो, तुम एक यूनिट खरीद लोगे, सारी यूनिट थोड़ी ना खरीद लोगे उसकी, बाकी लोगों का भी तो सोचो, वो कैसे चलाएगा उसको। एक ग्राफिक डिज़ाइनर ज़िंदगी भर अपने इसी मोह में फंसा रहता है, भाई मेरा ये बेस्ट डिज़ाइन है, क्लाइंट आता है कहते हैं बदलो, ठीक है, वो एक फिर तुम उसमें अपना दिमाग लगाओगे, नहीं इसको ऐसा कर दे, वो कहेगा नहीं बदलो, ये ऐसा अच्छा नहीं लग रहा, एंड में 10 करेक्शन करना, कहते हैं ये पागल है, इसको कुछ नहीं पता, इसलिए पूरा डिज़ाइन ख़राब करा लिया। भाई वो पागल नहीं है, वो तुमसे समझदारों से पता है इसके यूज़र को क्या पसंद है, बस सामान तो वही बेच रहा है ना उनको, तुम थोड़ी ना बेच रहे हो, तुम तो सिर्फ एक लेवल तो डिज़ाइन कर रहे हो, लेकिन उसका बंदा कैसा देखना चाहता है कि उसको वैसा देगा। तो 2 तरह के मार्केट में कस्टमर मिलते हैं हमें, जब हम लोग बीइंग डिज़ाइनर काम करते हैं। 2 तरह के होते हैं, एक कि भाई मैं एक एजेंसी में काम कर रहा हूँ, कंपनी आती है XYZ, वो कहती है आपको फ्री हैंड है, आप प्लान करो क्या करना है, कैसे करना है, मुझे मतलब नहीं, मैं पैसा पे कर दूँगा। एक कंपनी जो अपना खुद का आइडिया लेकर आई, मुझे ये बनवाना है, यही चाहिए, अपना दिमाग मत लगाओ उसके अंदर, ठीक है। तो जहाँ पर क्लाइंट अपना आइडिया लेकर आ रहा है, अपना इनपुट 0 डालना है, बना के दे दो उसको। जहाँ पर क्रिएटिविटी वाला काम हो जाए, अब जैसे एग्जांपल के तौर पर PC ज्वेलर हो गया, तनिष्क हो गया, बड़े कमाल के ऐड बनाते हैं हमने, तो यहाँ पर क्या है, ऐड एजेंसी आती है सामने जो कहती है सर इतना खर्च आएगा, कौन मॉडल होगा क्या होगा वो हमारी हेडक है, जो उसके लिए हमें फेस लेके आना है, जिसके ऊपर ज्वेलरी प्रोडक्ट शूट होगा, जो एडवर्टीजमेंट बनेगा, वो सारा कॉल हमारा है, आप बस बताओ करवाना क्या है जी, मुझे इस प्रोडक्ट को सेल करना है ज़्यादा से ज़्यादा। अब रिसर्च टीम जो काम करे, चाहे महीना लगे 2 महीना लगे, लेकिन वे फाइनल जो रिजल्ट लेके आएंगे वो कुछ अलग होगा। समझ आ गया? 2 तरह के लोग हैं, एक जो आउटपुट में बिलीव करते हैं, एक जो आउटपुट तुमसे बनवाएंगे सोच के आएंगे पहले से। जो सोच के आ रहे हैं उसमें कुछ नहीं करना, ठीक है, वो पहले ही क्लियर है कि मुझे यही चाहिए, ठीक है। तो तुम्हारा काम जल्दी ख़त्म होगा और तुम्हारे काम में ऑल्ट्रेशन कम से कम होगी, ना के बराबर होगी। UX डिज़ाइनर लर्न व्हाट यूजर्स वांट एंड देयर गोल्स एंड बिहेवियर, ठीक है भाई। एक बंदा है जो बहुत तरीके से चीज़ें चलाता है, एक बंदा है जो चीज़ों को बहुत रफ एंड टफ ऑपरेट करता है ना। तो आज की डेट में देखते हो माउस जब मार्केट में आता है तो कई बार ना उसके बॉक्स वगैरह पे लिखा होता है 1 लाख क्लिक टेस्टेड, समझा है? इसका मतलब क्या है? UX डिज़ाइनर लर्न व्हाट यूजर्स वांट देयर गोल्स एंड बिहेवियर। भाई एक बंदा है जो करता है क्लिक, एक बंदा है जो आता है क्लिक तो आप ये सोचो भी मेरा प्रोजेक्ट बहुत ही एकदम नाजुक सा है, ठीक है, सब लोग बड़े तरीके से एहतियात से नहीं चलाएंगे। आप हर तरीके से सोचो, ब्रॉड सोचो अपने प्रोडक्ट को डिज़ाइन करने के लिए, क्योंकि देखो जिसने ये माउस डिज़ाइन किया ये भी एक UX डिज़ाइनर का ही काम है, और इसको बेचना एक वेबसाइट पर लिस्ट कराना ये भी एक UX डिज़ाइनर का ही काम है।
भाई प्रोडक्ट डिज़ाइन करना कौन करता है? यूएक्स, ठीक है। इसमें मैकेनिकल सिविल सब चीज़ें बाद की बातें हैं। पहली चीज़ तो ये आइडिया जो आ रहा है ये कहाँ से आ रहा है? एक यूएक्स पर्सन लेकर आ रहा है। तो यूएक्स में एक कुछ जॉब निकलती है प्रोडक्ट डिज़ाइन की, जो सिर्फ प्रोडक्ट ही बनाते हैं। कुछ होते हैं जो वेबसाइट और एप्लीकेशन के लिए काम करते हैं। तुम्हारा कोर्स है वो वेबसाइट और एप्लीकेशन वाला है, लेकिन हम जो यहाँ पर समझ रहे हैं वो बहुत ही ब्रॉड लेवल पर चीज़ों को समझें ताकि यूएक्स को बेटर वे में अंडरस्टैंड करो आप, है ना। तो हमने क्या पढ़ा यहाँ पर कि आपको उसका गोल क्या है और उसका यूज़ करने का, गोल तक पहुँचने का बिहेवियर क्या है, दोनों ही चीज़ों पर हमें ध्यान देना है। दे क्रिएट एंड डिज़ाइन इंटरफेस ऑन द एक्सपीरियंस द यूज़र एक्सपेक्ट और नीड्स, ठीक है। यूज़र आर अलाउड टू टेस्ट द प्रोडक्ट व्हेन इट इज़ रेडी एंड evaluate इफ़ द प्रोडक्ट मैचेस टू देयर एक्सपेक्टेशंस, ठीक है। तो जब प्रोडक्ट बन जाता है तो उसकी टेस्टिंग भी होनी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। सो आप जैसे देखते ना अभी हाल फिलहाल में कुछ ईवीज बाइक स्कूटी मार्केट में आई है, जिस पे उन्होंने कुछ इस तरह से लिखा है कि हम आप तक लेके ज़रूर आए हैं, लेकिन इसको लाने में हमने इसकी 1.5 लाख किलोमीटर की टेस्टिंग की है कि कोई फेलियर तो नहीं है प्रोडक्ट के अंदर। जैसे हमारे इंडिया में क्या होता है, शायद आपको पता है या नहीं पता है, जो भी कार मार्केट में आती है, इंडिया का सबसे टफेस्ट टेरेन कौन सा है? रोड। भाई लेह तक जाना, ठीक है। अगर आप लेह तक पहुंच गए तो मीन्स कि हर बंदा तो लेह तक नहीं जाएगा, लेकिन मैंने गाड़ी को अगर अपना वहाँ तक टेस्ट कर लिया, इट मीन्स कि काम हो जाएगा। तो जनरली जितनी भी कार्स बनती हैं बड़ी सीक्रेट तरीके से आपकी प्लेन में, प्लेन टेरेन में और आपके हिल्स टेरेन में हर जगह पर टेस्ट की जाती है, ठीक है। वो बात अलग, उस पर कामाफ्लाज वगैरह लगा देते हैं ताकि लोगों को पता ना चले उसकी एग्जैक्ट आइडेंटिटी है क्या, ठीक है। कुछ लोग आजकल देखने समझदार हो चुके हैं तो वो लोग फोटो वगैरह उसकी वायरल कर देते हैं, भाई गाड़ी घूम रही है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर टाटा नेक्सॉन इस साल की स्टार्टिंग में, ये अगस्त चल रहा है, तो सीएनजी का उसका एक बहुत बज़ क्रिएट हुआ कि टाटा नेक्सॉन जो सीएनजी में आने वाली है, ठीक है। और उसका एक्सपो में दिखा भी दिया उन्होंने, बट उसकी टेस्ट एक और टेस्टिंग उसकी कि कामाफ्लाज के साथ वीडियो निकल के आई थी 1 से 1.5 साल पहले कि टाटा नेक्सॉन की सीएनजी की टेस्टिंग चल रही है, बट उन्होंने लॉन्च अभी तक नहीं किया, जो वो उनका अपना इंटरनल मैटर है, क्या रीज़न है। बट बहुत फेमस हो गई थी कि नेक्सॉन जिसको चाहिए अब वो सीएनजी में भी खरीद सकते हैं। बट उन्होंने नेक्सॉन से पहले उन्होंने पंच को लॉन्च कर दिया, जो कि पंच को लेकर इतना कोई बज़ क्रिएट हुआ भी नहीं था। वो पंच में लेके आए, नेक्सॉन में लेके नहीं आए उस चीज़ को। तो पॉइंट समझ में आ रहा है? यानी कि अगर मैं कोई वेबसाइट बना रहा हूँ, मैं कोई एप्लीकेशन बना रहा हूँ, तो पहले आप उसको चला के देखो कहीं कोई ऐसा तो नहीं है कि उसमें कोई लिंक है लेकिन मिसिंग है, उस पर कुछ एक्शन ही अपन ना हो रहा हो। पता चला मैंने क्लिक किया 404 पेज नोट फाउंड आ जाए, फिर तो गलत हो जाएगा ना। सो प्रॉपर उसकी टेस्टिंग करो, हर चीज़, टाइपोग्राफी जो आपने यूज़ किया, टेक्स्ट जो लिखा है, कहीं उसमें कोई ग्रामेटिकल एरर वगैरह तो नहीं है अगर हम अपनी फील्ड की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें वेल टेस्टेड होनी चाहिए आपकी। वाई इज़ यूएक्स डिज़ाइन इम्पोर्टेंट? यूएक्स डिज़ाइन इज़ इम्पोर्टेंट बिकॉज इट हैंडल्स यूज़र नीड्स, ठीक है। बिफोर यूएक्स वेब डिज़ाइन इन्वॉल्व जस्ट 2 फैक्टर्स, डिज़ाइनर पर्सपेक्टिव यानी कि मैं कैसा बनाना चाहता हूँ, और क्लाइंट की रिक्वायरमेंट क्या है। 2020 से पहले तक का मार्केट यही था एक्चुअल में, बट विद ड्रास्टिक चेंजेस इन द www वेबसाइट्स स्टार्टेड concentrating on features rich design leading way for great user experience। ये गूगल ने मैंडेटरी बनाया, पैंडेमिक की बातों से साफ बोल दिया कि भाई अगर तुमने वेबसाइट बनाई ठीक है, अगर वो मोबाइल में नहीं खुली तो मैं तुम्हें एसईओ में रैंक नहीं होने दूंगा। यानी कि हमें ये पता है, गूगल को ये पता है भाई गूगल का जो बिज़नेस है वो ग्रो कैसे करेगा। भाई जितने ज़्यादा लोग ऐड को देखेंगे, है ना, जब कोई देख ही नहीं पाएगा तो वो अपना ऐड कैसे चलाएगा। तो लॉस किसको हो रहा है? गूगल को हो रहा है ना उस केस में। और हम ढूंढने कहाँ जाते हैं, चीज़ें गूगल पे जाते हैं। तो आज की डेट में पूरे डिज़ाइन सिस्टम को जो मैनिपुलेट कर रहा है वो है गूगल। वो कहता है जो बनाओ रिस्पॉन्सिव बनाओ ताकि एंड यूज़र के फ़ोन में भी अच्छे से चीज़ें खुले। नहीं खुलेगा तो आपको मैं रैंक नहीं होने दूंगा, तो आप सर्च से वैसे बाहर हो गए। तो आज की डेट में वेबसाइट का यूज़र एक्सपीरियंस रिस्पॉन्सिव तो एक है ही फैक्टर, लेकिन उसके बाद आपने कंटेंट को कितने सही तरीके से परोया है अपने डिज़ाइन के अंदर, मतलब ऑर्डर में लगाया है।
जैसे मैंने आपको बताया कि एक विजिटर जब एक वेबसाइट के ऊपर आता है तो वो क्या चाहता है, हर वेबसाइट की एक अलग नीड होगी। भाई अगर मुझे एक कार खरीदनी है फॉर एग्जांपल, तो मैं डायरेक्ट क्या चाहूँगा कि वो मैं जब गूगल में सर्च टर्म लिखूँ, लाइक मेरे को होंडा क्रेटा बहुत पसंद है, तो मुझे क्रेटा ही देखनी है ना पहले। मैं वेन्यू देख के क्या करूँ, मैं वेन्यू देख के क्या करूँगा, कुछ नहीं ना। तो मैंने क्रेटा लिखा तो क्रेटा आनी चाहिए, वेन्यू लिखूँ तो वेन्यू आनी चाहिए। यानी कि क्रेटा लिखा वेन्यू आनी तो गलत है ना। सो अवेलेबिलिटी ऑफ वेबसाइट्स ऑन डिफरेंट डिवाइसेस इंक्रीज एक्सेसिबिलिटी, आ गया वही पॉइंट, ठीक है, कि अगर आपकी डिफरेंट डिफरेंट डिवाइस पर वेबसाइट की अवेलेबिलिटी होगी तो आपकी एक्सेसिबिलिटी इंक्रीज होगी। वेबसाइट्स विद क्रिएटिव, इंटरेक्टिव एंड अप टू द डेट डिजाइंस प्रोवाइडिंग अ रिच एक्सपीरियंस टू द यूजर्स हैव स्टूड आउट। नेक्स्ट, तो इंपॉर्टेंस ऑफ यूएक्स डिजाइन एंड इज एज फॉलोज। सो फर्स्ट, डिफाइन योर गोल, कि भाई आप उस वेबसाइट से या उस एप्लीकेशन से क्या पर्पज सोल्व करना चाह रहे हो। भाई अगर मैं ब्रांड अरीना एनिमेशन की वेबसाइट बना रहा हूँ तो मेरा पर्पज़ क्या है, एक यूज़र कोर्स को सर्च करे, उसके बाद उसको एनरोल करे। अब उसको उस एनरोल के कराने के लिए क्या प्रोसेसेस हैं, यूज़र को आप कैसे कन्विंस करते हो, वो सारे एलिमेंट्स हमने देखे कि भाई प्लेसमेंट दिखाओ, टेस्टिमोनियल दिखाओ, कोर्स दिखाओ, कोर्स के अंदर हम लोग क्या मॉड्यूल कवर कर रहे हैं, उसकी फ़ीस क्या है ना, वो सारी चीज़ें, तभी तो बंदा कन्विंस होगा। टारगेट द ऑडियंस, भाई मैंने जो वेबसाइट बनाया है मुझे ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि उसको कौन कोर्स को लेने वाला है। तो आपका जो टारगेट ऑडियंस है वो 10+2 का कैंडिडेट है या फिर जो ग्रेजुएट आपके कैंडिडेट्स हैं वो लोग हैं। अब ऐसा तो 30+ कि कोई बंदा आपका आके कोर्स लेगा, बहुत रेयर होगा, 100 में से शायद मैं कहता हूँ 10 लोग हों, बट 90% तो कौन है, वही लोग हैं ना 10+2 से लेके जो ग्रेजुएशन कर रहे हैं, है ना। ऑर्गेनाइज एंड क्रिएट कंटेंट, ये हमने सब कर ही लिया ऑर्गेनाइज अपना, कि क्या चीज़ें में कैसी हैं। सेव मनी मेक मनी, अब सेव मनी मेक मनी का फंडा क्या है, देखो अगर आपकी ये 3 चीज़ें सही से नहीं होंगी तो आप खर्चा करते रहोगे। वेबसाइट मैंने बना लिया, कंटेंट सब है लेकिन तरीके में नहीं है, ऑर्डर में नहीं है, एक चीज़ यहाँ इस पेज पर है, दूसरी चीज़ वहाँ उस पेज पर है, तो यूज़र कनेक्ट कर ही नहीं पाएगा एक बार के अंदर। भाई आपके पास विजिटर कहता है, कॉल करता है, सर मैंने सब कुछ तो देखा लेकिन मुझे वो नहीं मिला। अरे नहीं सर, वो ना उस वाले पेज पर मिलेगा हमारे। भाई अगर एक बंदा कोर्स लेने आ रहा है तो उस कोर्स से लेके उसकी फिनिशिंग तक यानी कि एनरोलमेंट तक का जो जिम्मा है वो उसी पेज का है, ठीक है, चाहे वो वहाँ से क्लिक करके एनरोल नाउ पर कहीं और जाए, लेकिन यूज़र को आपने ड्राइव कराना है। ये नहीं कि सर यहाँ से देखने के बाद अब आप एनरोल पे जाके वहाँ क्लिक करो, तो वो गलत है। तो जब आप तरीके से अपना कंटेंट लगाओगे, तो जब आप ऐड चलाओगे तो गूगल पे आपने ऐड में जो स्पेंड किया होगा, फटाफट यूज़र वहाँ लैंड हुआ, लैंड करने के बाद उसने कोर्स लिया, ख़त्म हो गया। तो जब उसने कोर्स ले लिया तो क्या हो गया, मेक मनी हो गया, है ना। सो अगर ये प्रोसेसेस फॉलो करेंगे तो पैसा बचेगा, नहीं फॉलो करोगे तो बनाते रहो वेबसाइट बार बार, कोई फ़ायदा नहीं। सो आज की डेट में कभी भी किसी को देख के वेबसाइट मत बनाओ, देख के ये रिसर्च करो कि इसकी वेबसाइट से मुझे क्या सीखने के लिए मिल रहा है, मुझे क्या इंप्लीमेंट करना चाहिए, जो कि हमने लास्ट क्लास में अंडरस्टैंड किया उस चीज़ को। अब हिस्ट्री ऑफ यूएक्स पर आते हैं। डॉक्टर डोनाल्ड नॉर्मन, अ कॉग्निटिव रिसर्चर, इंट्रोड्यूस द टर्म यूजर एक्सपीरियंस एंड हाईलाइटेड द इम्पोर्टेंस ऑफ यूजर सेंट्रिक डिज़ाइन। तो ये डॉक्टर डोनाल्ड नॉर्मन कौन है, ये है एप्पल कंपनी के अंदर जिन्होंने यूएक्स को इंट्रोड्यूस किया। तुम्हें पता है आईफोन कब आया मार्केट में, या एंड्रॉयड कब आया मार्केट में? ये दोनों एक ही साथ लॉन्च हुए। एप्पल 2007 में बाहर लॉन्च हुआ था यूएस यूके में, इंडिया में 2008 में आया था। सिमिलरली 2008 में एंड्रॉयड भी इंट्रोड्यूस हो गया था, लेकिन 2008 से लेके एंड्रॉयड जो था वो लोगों तक रीच धीरे धीरे बना रहा था। 2011-12 तक नोकिया ही मार्केट में छाया हुआ था, लेकिन हाँ सेल्स के ग्राफ गिरने उनके स्टार्ट हो चुके थे। बट 13 आते आते मार्केट में इतने अमेजिंग फ़ोन्स आ चुके थे, जैसे कि सैमसंग अपनी एक सीरीज़ स्टार्ट कर चुका था विच इज़ गैलेक्सी, और गैलेक्सी सीरीज़ उसकी कह सकते हो कि टर्न चेंजर थी, मतलब कि उसने पूरा गेम बदल दिया था। उस एप्पल भी कुछ नहीं था उसके सामने,
गैलेक्सी S2, गैलेक्सी S3, गैलेक्सी S4, गैलेक्सी S5, इस तरह से उनकी सीरीज गैलेक्सी की चलती गई। फिर उनकी A सीरीज़ बड़ी पॉपुलर हुई, इस तरह से उनकी सीरीज़ चलती। फिर उनकी S सीरीज़ आ गई। तो ये अगर आप देखोगे तो कहीं ना कहीं ना इनका जो मॉडल का जो इंस्पिरेशन है वो BMW वाला रहता है, S क्लास, A सीरीज़, इस तरह से इन्होंने अपनी सीरीज़ें चलाई हैं। तो अब ये जो यहाँ पर डॉक्टर डोनाल्ड नॉर्मन का हम लोग देख रहे हैं, ये है टेक्निकल वे में UX, ठीक है, कि भाई मोबाइल्स, फ़ोन और वेबसाइट। तो ये वेबसाइट की बात नहीं कर रहे, सिर्फ मोबाइल एप्लीकेशंस की, मोबाइल की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये पॉइंट आया, टुडे UX इज़ एंटायरली एन इंडिपेंडेंट डिज़ाइन डिसिप्लिन बट द हिस्ट्री डेट्स बैक टू रीअसेंस। UX will continue to grow and evolve as technology to provide responsive systems to the user। तो इन्होंने जो यूज़र सेंट्रिक डिज़ाइन को जो इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था वो क्या था कि भाई जब एक बंदा मोबाइल फ़ोन पकड़ेगा, तो आपने देखा एप्पल में और एंड्रॉयड में एक बहुत बड़ा चेंज था। एंड्रॉयड में नीचे आते थे 3 बटन, वो भी दबाने वाले आते थे, टच वाला सिस्टम बाद में आया था, है ना। एप्पल में एक ही राउंड बटन आता था स्टार्टिंग से, याद होगा, मिनिमलिस्टिक, है ना। वो उनका मिनिमलिस्टिक था कि भाई 76 बटन मत लगाओ, कम से कम बटन के अंदर काम करो। इससे क्या होगा, कॉस्ट बचेगी। अब बीच में अगर बटन होगा, मैंने अगर फ़ोन पकड़ा तो मेरा हाथ बहुत इजीली पहुंचेगा। तो ये फिंगरप्रिंट वाला आप देख रहे हो, जितने भी अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट आए वो लेफ़्ट राइट दाएँ बाएँ तो कहीं नहीं आए, बिल्कुल वहीं पर ही आए बीच में। क्योंकि भाई बंदे ने अगर डिवाइस ग्रैब किया हो तो बहुत इजीली यहाँ पर जब वो टैप करेगा तो कर लेगा। यहाँ करेगा तो उतने प्रेशर के साथ नहीं होगा, क्योंकि जब आप फिंगरप्रिंट टच करते हो तो उसमें एक प्रेशर भी, कि अगर आपको सही से प्रेस नहीं होता तो वो काम नहीं करता, तो एक प्रेशर भी चाहिए ना उसको। तो प्रेशर कहाँ पर लगा सकता है यूज़र, बीचों बीच। या पहले जब तक ये अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट डेवलप नहीं होता तो हम लोग पीछे वाला देखते थे कि पीछे लगाओ, गुड मॉर्निंग, ठीक है। तो इनका अब जैसे एप्पल के फाउंडर कौन थे, स्टीव जॉब्स थे, ठीक है। तो क्या हुआ कि एप्पल आईफोन बनाने से पहले क्या बनाता था, आईपॉड्स, हाँ। अब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आपको कई बार इस तरह की स्टोरी स्पिन होते मिल जाती है कि भाई आईपॉड तक की जो जर्नी थी एप्पल के लिए आसान नहीं थी। आपको याद होगा हमारे घरों में ना पहले रेडियो हुआ करते थे, है ना, जो एक फ्रिक्वेंसी कैच करते थे। जैसे अगर आप लोगों ने सुना हो तो उसके ऊपर आता था मीडियम वेव 336.7 मीटर यानी 891 किलोहर्ट्ज़ पर आप आकाशवाणी का दिस इज दिस सुन रहे हो। सो हर एक रिले सेंटर की अपनी एक फ्रिक्वेंसी थी, और हम लोग रेडियो के अंदर क्या होता था, एक डायल होता था ना, उसको ट्यून करते थे उसकी हेल्प से कि भाई यहाँ पर ये नजीमाबाद आएगा, यहाँ पर सहारनपुर आएगा, यहाँ पर ये आएगा, एग्जाम्पल के तौर पर। तो हर जगह नहीं होते थे रेडियो सेंटर, लिमिटेड जगह, जैसे रामपुर से चलता था प्रसारण, आपका नजीमाबाद से चलता था, अलग अलग जगह। आज की डेट में रेडियो कितने लोग चलाते हैं, नहीं ना। रेडियो को खा गया कौन, FM, और FM को किसने ख़त्म कर दिया, पॉडकास्ट। पॉडकास्ट मतलब इंटरनेट रेडियो, इंटरनेट रेडियो मतलब आपका स्पॉटिफाई, विंक म्यूज़िक, है ना। तो आप देख रहे हो टेक्नोलॉजी जैसे जैसे चलती गई, चीज़ें बदलती गई। ऐसा नहीं FM बिल्कुल ख़त्म हो गया, लेकिन अब FM कोई नहीं सुनता। अब तो फ़ोन में भी देना बंद कर दिया कंपनी ने। पहले क्या था, फ़ोन के अंदर रेडियो और FM दोनों दिए जाते थे, फिर रेडियो ख़त्म करा, खाली FM छोड़ दिया, फिर FM भी बंद कर दिया, ख़त्म करो। कि FM पे भाई साहब आधा तो ऐड चलाते पकाते हैं फालतू का, है ना। तो कब तक चला, हद मार के 16-17 तक। उसके बाद से फ़ोनों के अंदर अच्छे ब्रांड ने ख़त्म करना स्टार्ट किया, हटाओ इसे, नहीं चाहिए FM। सैमसंग ने तो गैलेक्सी सीरीज़ में दिया ही नहीं कि भाई जो मेरी ये सीरीज़ चला रहा है उसको FM में कोई इंटरेस्ट नहीं है। क्योंकि भाई सीरीज़ बात है, जब वो 40,000 रुपये का फ़ोन चलाएगा बंदा, तो नेट भी रखेगा, नेट रखेगा तो अपना गाने उस पर सुनेगा, तुम्हारे क्यों सुने वो, समझ गए ना। तो क्या हुआ, रेडियो बहुत बल्कि हुआ करता था, ठीक है भाई, घर में रख के सुन सकते हो। अब मैं बोलूँ कि भाई तुम जॉब पर जा रहे हो, साथ में ले जाओ
तो ले जा पाओगे, एक दो बार ले जाओगे, चलो भाई बहुत रिच हो तो कार में रख के ले गए, है ना। बट ऐसा तो नहीं है कि पॉकेट फ्रेंडली है, नहीं है ना। तो ऐसा नहीं कि उन रेडियो के बाद के जो हमने मॉडल देखे वो कॉम्पैक्ट नहीं हुए, बहुत छोटे छोटे ही बन गए, लेकिन उतना फिर भी आसान नहीं हुआ काम हुआ, है ना। तो एप्पल के इंजीनियर्स को दिया गया टास्क बनाया कि भाई आप एक ना कुछ ऐसा डिवाइस बनाओ जिसमें यूज़र सॉन्ग्स अपनी पसंद के लोड करे और फिर वो उसको एक्सपीरियंस करे बिना किसी ऐड वैड के। एप्पल ऐड वैड में ज़्यादा बिलीव नहीं करता, लेकिन अब वो मजबूरी है उसकी, क्योंकि गूगल पूरा मार्केट खा चुका है। एप्पल का मार्केट में अगर इन्वॉल्वमेंट देखा जाए तो 7% से ज़्यादा का नहीं, 7%, ओनली 7, 93% गूगल ले गया मार्केट पूरा, ठीक है। तो दुकान कैसे चलेगी, कितना फ़ोन बेच लोगे आप, है ना, उससे तो खाली नहीं चलेगा। तो एप्पल का जो बिज़नेस मॉडल है ना वो डिफरेंट हो चुका है, वो सर्विसेज में जा रहा है कि भाई फ़ोन के अंदर स्टोरेज कम दो, है ना। जैसे पहले 64 GB का फ़ोन आता था उनका, ठीक है, उससे पहले और कम का आता था। अब उन्होंने 128 GB का मिनिमम कर दिया कि 128 GB मिनिमम। अब 64 GB का तो नहीं आता ना, आईफोन 11 तक आता था 64 GB। अब आज की डेट में जैसे जैसे कैमरा एडवांस होता जा रहा है, तो वो जब कंटेंट कोई कैप्चर करता है वो भी ज़्यादा होता है, उसका साइज़ भी तो ज़्यादा होगा, तो फ़ोन के अंदर स्टोरेज चाहिए, है ना। बोर तो नहीं कर रहा मैं, हाँ, ये समझाना ज़रूरी, इसलिए मजबूरी है। तो क्या हुआ कि जब आपका उन्होंने वो प्रोडक्ट बना के रेडी किया एप्पल्स के इंजीनियर्स ने, तो क्या हुआ जब उसको दिखाया गया स्टीव जॉब्स को ना, तो वो इतना बना तो सब ठीक था, उसके अंदर लिसनिंग एक्सपीरियंस भी बहुत एक्सेलेंट था, बट वो साइज़ बहुत बड़ा था। जनरली क्या होता है ना कि मैं आपको बोलूँ एक वेबसाइट बना लो, आप छूटते क्या करोगे, एक वेबसाइट देखोगे छाप दोगे, उन्होंने भी वही किया। तो टर्म आया ये वाला, जो डॉक्टर डोनाल्ड नॉर्मन है उन्होंने निकाला, यूज़र सेंट्रिक डिज़ाइन, ठीक है, कि भाई तुमने बना तो दिया, लेकिन इसको बंदा लेके कहाँ जाएगा ये बताओ। ये तो तुमने भी रेडियो बना दिया ना, बस फ़र्क इतना है वो फ्रीक्वेंसी पे चलता था, इसमें तुम गाने डाल रहे हो। तो क्या हुआ, सभी इंजीनियर्स के सामने स्टीव जॉब्स ने वो एक पानी के जार में डाल दिया प्रोडक्ट उठा के। अब उन्होंने बोला सब देखो ध्यान से, सब देख रहे हैं जी, क्या देखें, आपको इसमें से बबल्स दिखाई दे रहे हैं, वो कह रहे हाँ, तो कह रहे इसका मतलब इसमें स्पेस है, उस स्पेस को ख़त्म करो, और जिस दिन आपके डिज़ाइन में से बबल्स आने बंद हो जाए तब मेरे पास लेके आना। ऐसे बना पहला आईपॉड, जो कि इतना कॉम्पैक्ट था कि आप जेब में रख सकते थे उसको आराम से। फिर मिनी आईपॉड भी आए थे, याद है, छोटे छोटे से इतने से होते थे, फिर इसके कॉपी भी चलने लगे थे यहाँ पर, और भी कंपनियाँ बनाने लग गई थी, क्योंकि अल्टीमेटली था तो सब कुछ ना चाइना का ही ना, डिज़ाइन उनका था, जब बनने स्टार्ट हुई चीज़ें। तो आईपॉड और जो पहला आईफोन था वो दोनों एक ही बॉडी में थे, बस हल्का सा फिजिकल चेंजेस थे उसके अंदर, ज़्यादा कुछ चेंजेस थे नहीं। मतलब अगर किसी के पास आईपॉड होता था दूसरा बंदा दूर से आईफोन ही समझ लेता था उसको, इतना सिमिलर हुआ करते थे। आईपैड समझा, देखो पॉड तो समझ भी नहीं रहा अभी। ये देखो, ये सब इनके अलग अलग तरह के हैं। अगर हम लोग इनके जाएं, एप्पल ऑल आईपॉड्स डिज़ाइन, इमेजेस पे चलते हैं, ये देख रहे हो, तो इनके ना कुछ डिस्प्ले वाले भी आते थे, ठीक है, देख रहे हो, सभी किसी का छोटा है, किसी का बड़ा है, किसी का इस तरह से, किसी का उस तरह से, ठीक है। फिर ये मिनी वाले इनके आए इस तरह से, ठीक है, और यहाँ तक चले इनके। तो ये आईपॉड ही देख रहे हो आप सारे इनके अलग अलग तरीके के, और ये था आपका इसी आईपॉड के अंदर पहला आईफोन, ठीक है। तो पहला वाला था थोड़ा मोटा सा था, तो ऐसी इनकी जर्नी रही।
और वहाँ से होते होते ये लोग आईफोन तक आए। और आईफोन में आने के बाद इन्होंने एक ऐसा स्टेटस सिंबल बना दिया भाई साहब कि जो आज सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव फ़ोन्स में आता है, मतलब 1,80,000 समथिंग का शायद आई फ़ोन का प्रो आता है, प्रो मैक्स, है ना। तो इनकी एक चीज़ रही, देखो जनरली मार्केट में दो तरह के बिजनेसमैन होते हैं जो धंधा करने बैठते हैं। एक कि भाई आज मैं अकेला हूँ तो मेरी मर्ज़ी का पैसा, कल को मेरा कॉम्पिटिटर आएगा तो कॉस्ट गिरा दो ताकि मेरा कस्टमर भाग ना जाए। क्या इन्होंने कॉस्ट घटाई? नहीं घटाई ना, इन्होंने अपना स्टैंडर्ड ऊपर ही रखा। क्योंकि अगर आप अपनी कॉस्ट गिरा दोगे तो फिर आप कॉस्ट गिराते ही रह जाओगे, आप सर्वाइव तो कर ही नहीं पाओगे। क्योंकि आपका मार्केट ही 7% का है टोटल आज तक देखा जाए, तो मार्केट को कैसे एक्वायर करोगे? तो क्लास कैसे बनी? ऐसे बनी। क्या ऑडी, वीएम, मर्सिडीज़ ने इन्होंने क्या पैसे गिराए अपने? भाई गिराते होंगे 1-2 लाख रुपए, ये थोड़ा कि 40 लाख से नीचे की तुम्हें गाड़ी बेच देंगे, वो नहीं बेचेंगे ना। नहीं तो नॉर्मल कार में उनमें डिफरेंस ही क्या रह जाएगा। तो नहीं गिरा सकते, कई जगह पर मजबूरी होती है। और लोग, चाहे हमें पता है कि भाई नाम के पैसे ले रहे हैं वो लोग, भाई बैठोगे तो 5 ही लोग उसमें भी, ऑल्टो में भी और उसमें भी फ़र्क इतना, उसमें थोड़ा खुल के बैठोगे और उसमें थोड़ा सा एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। 4 ही व्हील उसमें, 4 ही उसके अंदर है ना। पर्पस तो एक ही सॉल्व हो रहा है ना, मोबिलिटी, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह आप जा रहे हो, उससे ज़्यादा तो कुछ नहीं है ना, बाकी बस क्लास का फ़र्क आ गया। तो इन्होंने क्या किया, क्वालिटी को इम्प्रूव किया, बाकी लोगों से बेहतर चीज़ें बना की थी। तो इंडिया, मतलब पूरी दुनिया में इसके बाद, एप्पल के बाद जो दूसरा इसका जो सेकंड आता है, इसके बाद सैमसंग आता है। आपको याद होगा एलजी भी सेल फोन बनाता था, बहुत बनाए, बड़े यूनिक डिज़ाइन लेकर आए। फ़ोन के अंदर डबल फ़ोन होते थे, घूमने वाले फ़ोन होते, दुनिया जान के बनाए, नहीं चल पाए क्योंकि उनका वो एक्सपर्टीज़ नहीं था। देखो एक है कि आप कोई चीज़ बनाते हो, एक है कि आप ठप्पा लगा के अपनी चीज़ को बेचते हो। तो यानी कि एग्जाम्पल ऐसा समझिए कि आपका किसी चीज़ में कोई एक्सपर्टीज़ नहीं है, लेकिन मार्केट में आपको दिख रहा है कि भाई सेलफोन का जो एक मार्केट है उसके अंदर अच्छा खासा माइलेज है, तो चलो किसी से फ़ोन बनवाते हैं, अपना लोगो लगाते हैं, बेच देते हैं। एग्जाम्पल माइक्रोमैक्स पकड़ो, इंडिया के अंदर बहुत नाम था ना उसका, कैनवस करके फ़ोन चलता था, ब्लैक चलता था उसका, कि मतलब 8,000 का फ़ोन है, लोग 12,000 में खरीद रहे हैं, चाहिए, ठीक है। क्या हुआ, एक टाइम तक था उसका क्रेज़, उसके बाद माइक्रोमैक्स कहाँ है, ख़त्म हो गया ना। क्यों? क्योंकि वो नहीं बनाते थे, वो बनवाते थे, लोगो लगाते थे और इंडिया में बेच देते थे। तो मार्केट में एक ईवी बाइक बड़ी फेमस हुई, क्या नाम था, रिवोल्ट, नाम सुना है ईवी बाइक? ये बाइकें खूब देखूंगी दौड़ती हुई दिल्ली एनसीआर में, अच्छी खासी दौड़ती है, बढ़िया स्पीड होती है। ये रिवोल्ट कंपनी कौन है? माइक्रोमैक्स ही तो है। उसने कहा भाई साहब हमसे नहीं बिक रहे फ़ोन, जो कमाया समेटो, बेचो, और उन्होंने बाइक लॉन्च कर दी। आज कितनी बाइकें बिकती हैं इसकी? भाई ये भी इन्होंने थोड़ी ना बनाई, लाए यहाँ ला के बेची, सर्विस वगैरह के लिए बंदे ट्रेंड करे, चलाई, और आज ख़त्म। आज रिवोल्ट के कितने स्टोर बचे, क्या इनका रेवेन्यू है? तो मतलब समझ में आ रहा है, अगर आप किसी चीज़ के निर्माता नहीं हो, आप किसी चीज़ के मैन्युफैक्चरर नहीं हो, आप कोई चीज़ कहीं से ला के बेच रहे हो, तो उसकी एक लाइफ होगी। आप ये नहीं कह सकते ज़िंदगी भर जी मैं इस पर अपना गुजारा कर लूँगा। वो बात अलग है, आप रेवेन्यू बहुत अच्छा जनरेट कर सकते हो, ठीक है, लेकिन ये नहीं कह सकते कि भाई हमारा तो सब कुछ इसी से चल जाएगा। देखो इसका एक सीधा सा फंडा बताता हूँ। जैसे एक ना सॉन्ग बहुत फेमस हुआ, बेबी काम डाउन, सुना है? नाइजीरियन सिंगर ने जो गाना गाया है, उस गाने से उस बंदे ने पता कितनी कमाई की है। जिस जगह से वो नाइजीरिया से बिलोंग करता है ना, वहाँ की पूरी पॉपुलेशन और उसकी जो इनकम हुई है, अगर वो 200 साल तक भी कुछ ना करे, इतना पैसा कमाया है उस एक गाने ने। हम सुन रहे होते, हमें पता नहीं होता, ठीक है, हम गाने सुन रहे होते लेकिन हमें पता नहीं उससे हुआ क्या। आज की डेट में उस सॉन्ग ने इतना रेवेन्यू जनरेट कर दिया, एक गाने ने।
सुन के देखना। ठीक है, ज़्यादातर आपको इंस्टाग्राम के रीलों में मिल जाता है वो चलता हुआ। ठीक है, अब उसने इतना माइलेज क्यों निकाला? क्योंकि वो उसने गाया, लेकिन उसके पीछे भी जो गाना है ओरिजिनल जो है वो गाना उसका नहीं है, वो उसने किसी और का उठा के गाया। ठीक है, अपने इस टच में। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या समझ में आया? कि आप कोई चीज़ अगर बना रहे हो तो आप उसके अंदर बेटरमेंट के चांसेस आपके पास होंगे। किस लिए? नहीं, अभी तो क्लास चल रही है। तो क्या समझ में आ रहा है हमें? अगर हम किसी प्रोडक्ट के मैन्युफैक्चरर हैं, डिज़ाइनर हैं, तो हम अपने डिज़ाइन में अपने कॉम्पिटिटर को एनालाइज करके इम्प्रूवमेंट लेके आ सकते हैं। ठीक है, और अगर आप कहीं से कोई चीज़ ला के मार्केट में चला रहे हो तो उसका लाइफ स्पैन बहुत बड़ा नहीं होगा। एप्पल आईफोन डिज़ाइन करता है, पूरी डिज़ाइन फिलॉसफी उसकी है, लेकिन वो मैन्युफैक्चरिंग नहीं करता है। वो फ़ोन अल्टीमेटली चाइना में ही बनवाता है अपना, है ना, लेकिन डिज़ाइन पूरा उसका है। उसने अब चाइना एक ही चीज़ में सबसे बढ़िया है, टेक्नोलॉजी, लो कॉस्ट में, प्लस कॉपी के अंदर। चाइना के अंदर अगर आप देखोगे तो जबकि चाइना में चाइनीज़ फ़ोन बनते हैं, लेकिन वो खुद यूज़ नहीं करते, वो भी आईफोन ही चलाते हैं। आप किसी भी मूवी के अंदर नोटिस कर लेना, बहुत रेयर आपको सीमेंस वगैरह के फ़ोन मिल जाए, मोटरोला मिल जाए, बट वो ज़्यादातर मेजॉरिटी ऑफ पीपल जो आज के डेट में अगर आप देखोगे तो सब आईफोन ही चला रहे हैं वहाँ पर। लेकिन वो आईफोन ओरिजिनल वाला नहीं है, क्योंकि चाइना के अंदर जब कोई चीज़ पहुँच जाती है तो आप वहाँ पर जाके अपने डिज़ाइन के, अपने ओएस के चार्जेस नहीं ले सकते। उनके लिए क्या भाई साहब, बहुत दुनिया के तोप लोग हैं, तुम्हारा डिज़ाइन 2 मिनट में बना देंगे। ना जाने आज के डेट में कितने पार्ट्स ऐसे होते हैं जो चाइना से आते हैं ऑटोमोबाइल सेक्टर के अंदर। चाइना के अंदर कॉपी के ऊपर कोई क्लेम नहीं करता जिसने मेरा डिज़ाइन कॉपी कर लिया। उनके पास रॉयल्स रॉयस कॉपी, फेरारी कॉपी, मर्सिडीज़ कॉपी, वीएम कॉपी, ऑडी कॉपी, बेंटली, दुनिया की जितनी भी कार्स हैं उनके पास सारी कॉपी है। भाई सीधी सी बात है, जब वो तुम्हारे लिए टेक्नोलॉजी बनाते हैं वो एक अपना बना लेते हैं। उनका टाइम बच गया ना, उन्होंने क्या डाइयाँ बनानी है फटाफट से। वहाँ पर लेबर कॉस्ट बहुत कम है ना। हम चाइना क्यों जाते हैं सामान लाने? क्योंकि वहाँ से लाना सस्ता है, यहाँ पर बेच महंगा दो, और ट्रेंडिंग चीज़ें मिल जाती हैं, है ना। इवन आज के लिए तो फर्नीचर्स तक चाइना से इंपोर्ट हो रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर फर्नीचर के देखते हो ना, कलेप्सिबल, जैसे एक रूम है, इसी के अंदर मुझे सारी चीज़ें चाहिए, ठीक है, फुल फैसिलिटी, जो एक 2 BHK घर में होती है, उनको बोल तो बना देंगे भाई साहब इसी रूम के अंदर। तुम बोलोगे जी यहाँ पर सोफ़ा भी होना चाहिए, वो भी हो जाएगा। तुम बोलोगे जी बेड होना चाहिए, वो भी ले लो। तुम बोलोगे जी किचन भी इसमें होनी चाहिए, वो भी हो जाएगी। उन्होंने आज की डेट में इतनी महारत हासिल कर ली है कम जगह के अंदर एडजस्टमेंट करने की, जिसका जवाब नहीं। क्यों? क्योंकि वो जानते हैं कि कैसे उस स्पेस को, एक एक कॉर्नर को, एक एक इंच को यूटिलाइज़ करना है ना। तो यूट्यूब पे अगर आप देखोगे बहुत सारे आपको ऐसे वो मिल जाएंगे फर्नीचर से लेके आइडियाज़, जो चाइना से वीडियोस ओरिजिनेट हो रखे हैं सीधे, और आप देख रहे हो उनको आइडियाज़ आते हैं। अरे यार एक बेड ऐसा आ गया, रात को सोने के लिए तो नीचे ले आओ, बटन दबाओ, दीवार पे फोल्ड कर लो, बटन दबाओ, या छत में ही चला जाएगा बेड सीधे ऊपर। कोई घर में आएगा उसे पता चला कि ऊपर बेड है। या सोफ़ा जो है रिट्रैक्टेबल बना दिया उन्होंने, उसको बना लो। सब क्या है? यूज़र एक्सपीरियंस है ना। बंदा चाहता है कि भाई कम स्पेस में मेरे पास अगर सारी फैसिलिटी, तो क्या चाहिए, है ना। आपका यूज़र एक्सपीरियंस बढ़ रहा है ना उस चीज़ से, लोग देख रहे हैं। और आज की डेट में आप यहाँ देखो तो मॉडर्न फर्नीचर जो है कलेप्सिबल वाले, यहाँ पर ट्रेंडिंग हो चुके हैं इंडिया वगैरह में, काफ़ी लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। सो सब क्या है? यूएक्स, यूज़र एक्सपीरियंस, यूज़र क्या चाह रहा है। ठीक है भाई, देखो सबका बजट नहीं है कि वो 4 BHK का घर खरीदेगा एकदम ज़बरदस्त वाला। लेना आसान है, मेंटेनेंस नहीं कर पाओगे, है ना। अब बात करते हैं हिस्ट्री। हम कहते हैं कि एप्पल ने इंट्रोड्यूस किया 1430 में आया यूएक्स। दिखाई दे रहा है कुछ? हिस्ट्री ऑफ यूएक्स। टू अंडरस्टैंड द एवोल्यूशन ऑफ यूएक्स, नो द हिस्ट्री ऑफ हाउ यूजर सेंट्रिक डिज़ाइन इमर्ज्ड। इमर्जन से हमारा मतलब क्या है कि कैसे कैसे चीज़ें डेवलप होती गई। जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया था, व्हील का जो आविष्कार हुआ, पहिया जो बना हमारा, तो वो ऐसे थोड़ी ना कि डायरेक्ट किसी को आइडिया आया रातों रात उसने गोल पहिया बना दिया।
भाई उसके पीछे हेल लॉट ऑफ रिसर्च है ना, तभी तो जाके वो बना उस तरीके की चीज़ें। पहले हमें पता है, जब आप अगर छोटे हो गए, आपने शायद कहीं ना कहीं देखोगे जो घोड़ा तांगा होता था उस पर लकड़ी का व्हील होता था, ठीक है, उस पर झटके ज़्यादा लगते थे, व्हील टूट जाता था, कहीं गड्ढे में गया तो टूट गया, तो उसके ऊपर फिर क्या हुआ, एक लोहे की बेल्ट चढ़ा दी जाती थी ताकि वो एकदम टाइट रहे, अगर कहीं इम्पैक्ट आए तो झेल जाए। फिर और ज़्यादा झटके लगते थे, फिर इसको रबड़ इंसुलेटेड कर दी, फिर प्रॉपर टायर ही रबड़ के बना दिए। जैसे कहते हैं ना भी टायर पंचर हो जाते हैं, वो बड़ा वो होता है भी टायर ऐसा चीज़ जो पंचर ना हो। अवेलेबल है ट्यूबलेस टायर आता है, वो भी पंचर तो होता ही है ना, लेकिन कुछ कहते हैं भी ऐसा हो कि टायर में कितनी कीलें घुसे हैं जी टायर पंचर ना हो। लेकिन ये चला क्यों नहीं, बनाया बहुत कंपनी ने। इसमें आपको फिर जो झटके होंगे, जो रोड के ऊपर का कांटेक्ट होता है टायर का, वो आपको अंदर केबिन में सब फील होगा। देखते हो कई बार जब आप किसी पथरीली रोड पर जाते हो तो सारे वाइब्रेशन आपको अंदर फील हो रहे होते हैं, है ना। या जैसे किसी सीमेंटेड रोड पर जब आप गाड़ी चलाते हो तो आपका एक्सपीरियंस बिल्कुल बदल जाता है वहाँ पर। अब आप सोचो कि अगर आपका टायर बिल्कुल एकदम सॉलिड हो, पंचर नहीं होगा, चलो ठीक है, जैसे छोटे बच्चों के स्कूटर होते हैं ना घरों में, टायर रबड़ प्लास्टिक के होते हैं हार्ड एकदम, या छोटे बच्चों की जो साइकिल होती है तो प्योर रबड़ के टायर होते हैं, तो आपको झटके भी उतने ज़्यादा लगेंगे। इसलिए ये लोगों ने बहुत पहले सोच लिया, जितने बड़े टायर मैन्युफैक्चरर कंपनीज हैं वो भी खूब रिसर्च करती हैं, इसलिए वो आज तक कभी बनाया ही नहीं गया। फिर कुछ बने केमिकल कि भाई टायर में सीलेंट डाल दो, पंचर होगा तो टायर अपना आप फिक्स हो जाएगा, वो भी नहीं फेल हो गया। भाई यूज़र एक्सपीरियंस ये आया कि भाई कम स्पीड पे चल रहे हो तो ठीक है, जब हाई स्पीड पे चल रहे हो तो फ्लूइड घूम रहा है, तो मेरा जो हैंडलिंग है, जो बैलेंसिंग है गाड़ी की, वो ख़राब हो रही है, तो वो भी नहीं सक्सेसफुल हुआ। तो मार्केट में लोग कहते हैं भाई टायर में 2 लीटर सीलेंट डलवा लो, आपका टायर कहीं पंचर नहीं होगा, सही है, लेकिन जब तुम गाड़ी चलाओगे तो भाई 40-50 में थोड़ी ना चलाओगे। तो तुम बाइक नहीं चलाते 40-50 पे, कार चलाते हो तुम 100 से 120 के ऊपर, तो वो जब फ्लूइड जब घूमता है तो आपका बैलेंस गड़बड़ कर देता है, वाइब्रेशन आने लग जाता है, तो इसलिए वो भी सक्सेसफुल नहीं हुआ। अगेन क्या आ गया, यूएक्स यानी कि यूज़र एक्सपीरियंस ख़राब हो रहा है, गाड़ी में हैंडलिंग अच्छी नहीं है, वाइब्रेशन मुझे मिल रहे हैं, तो ऐसे सिलेंडर का क्या फ़ायदा भैया, मैं तो पंचर ही जुड़वा लूँगा ज़्यादा अच्छा, या मैं पंचर रिपेयर किट गाड़ी में रख लूँगा। तो टाटा ने क्या करा, गाड़ी लो पंचर रिपेयर किट फ्री, टाटा की कोई भी कार लेते हो तो उसमें पंचर रिपेयर किट फ्री आती है ना। और आज के में टायर इन्फ्लेटर कितने का आता है, पोर्टेबल आ गया ना, चार्जेबल, पावर बैंक का भी काम ले लो, हवा डालने का भी काम ले लो, अरे 10 मिनट ही तो लगेंगे, क्या दिक्कत है, भर लेंगे आराम से। या फिर किसी में आता है सीधे सिगरेट लाइटर पोर्ट में लगाओ गाड़ी में, एकदम तुरंत हवा भर लो जल्दी से, अलग अलग तरीके अवेलेबल है। तो ट्यूबलेस टायर के अंदर बेनिफिट क्या है भाई, कुछ दूर तो जाएगा फिर दोबारा भर लो, एकदम थोड़ी ना निकल जाएगी हवा, और निकल रही है तो भाई इसको फिक्स कर लो, आपके पास रिपेयर किट आती है 400-500 रुपये की, लगा लो खुद से, इतना तो कर ही सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो अगेन ये सब क्या है, यूज़र ट्राई सब कर रहे हैं कि भाई क्या बेटर किया जा सकता है, क्योंकि हर किसी के पास आइडिया। जैसे एग्जांपल के तौर पर इलेक्ट्रिक कार के बारे में सब लोग जानते हो, किसी इलेक्ट्रिक कार का नाम बताओ, कोई भी एक नाम बोलो इलेक्ट्रिक। हेक्टर। हाँ जी, हेक्टर सर। एमजी हेक्टर। हेक्टर से पहले कौन आई, टेस्ला का नाम सुना है सभी ने, काफ़ी फेमस है इलेक्ट्रिक के अंदर, उससे ज़्यादा रिफाइन कार किसी की नहीं है इलेक्ट्रिक के अंदर। तो हम सोचते हैं कि टेस्ला ने सबसे पहली इलेक्ट्रिक कार बनाई। सबसे पहली इलेक्ट्रिक कार कब बनी, 1880 में, 1980 भी नहीं, हम बात करें 1880 की, ठीक है। तो फिर भाई इतने दिन हम कहाँ थे, अब ये टेस्ला वेस्ला क्यों ही मार्केट के अंदर, जब 1880 में कार बन चुकी थी। अगर मैं सही हूँ तो मैं सर्च कर लेता हूँ, फर्स्ट इलेक्ट्रिक कार 1888, 1890, सॉरी, तो मेरा थोड़ा सा नंबर आगे पीछे, लेकिन मेरे वो सही है ना, 1888 आप देख रहे हो पहली इलेक्ट्रिक कार कब बन चुकी, लेकिन फिर चली क्यों नहीं। तो देखो हम सोचते हैं कि मार्केट में आज ये चीज़ ट्रेंड में है, गलत है। ट्रेंड ये बिजनेसमैन सेट करते हैं। भाई उस ज़माने में क्या था कि इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने की कॉस्ट ज़्यादा थी, तो उन्होंने क्या बनाया, इंजन डेवलप किया जिसमें फ्यूल, गैसोलीन, जैसे हमारे बाहर बोलते हैं गैसोलीन, हमारे यहाँ पे पेट्रोल डीजल बोलते हैं,
तो वो चीज़, तो उन्होंने उसको डेवलप किया, माइनिंग करेंगे, पैसा आएगा तो अपनी जेबें भरेंगी। तो उन्होंने क्या बोला, भाई इलेक्ट्रिक बंद, ये चलाओ। अब दिख रहा है कि भाई ये चीज़ ख़त्म होने वाली है धीरे धीरे, तो किस पे आ गए, इलेक्ट्रिक के ऊपर आ गए। अब जैसे हम लोग एक और जानते हैं कि जैसे जो हमारे नितिन गडकरी साहब हैं, उन्होंने क्या बोला कि भाई आपकी, हम चला रहे हैं हाइड्रोजन के ऊपर चलने वाली गाड़ी, पानी के ऊपर। वो भी उसी ज़माने में बन चुकी थी पानी में चलने वाली गाड़ी, ये नया कोई प्रोजेक्ट नहीं है, सब पहले का है ना। कि भाई हाइड्रोजन मॉलिक्यूल से लेके हम लोग क्या करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी बनाएंगे और उससे कार चलेगी अपनी। तो हम सोचे कि भाई टोयोटा ने ये आज इंट्रोड्यूस किया, नहीं, ये बहुत पहले इंट्रोड्यूस हो चुकी हैं चीज़ें। लेकिन तब क्या था, आज पानी की कॉस्ट पेट्रोल के बराबर पहुंचने वाली है। एग्जाम्पल के लिए आप लोग रेस्टोरेंट जाते हो, एक बिस्लेरी आप बाहर से खरीदो 20 रुपये की आती है। अब वहीं पर जब आप रेस्टोरेंट में जाते हो तो आपको येलो ढक्कन वाली बिस्लेरी कंपनी का एक ब्रांड दे दिया जाता है, मुझे नाम ध्यान नहीं आ रहा, 60 रुपये की, ठीक है। और थोड़ा सा ऊपर जाओगे तो आपको और मिल जाएंगी, है ना। पैकेज वाटर बॉटल आज की डेट में 1000 रुपये तक की बॉटल आ रही है मार्केट में। अब आप बताओ पानी कहाँ पहुँच गया, पेट्रोल डीजल से बहुत ऊपर, है ना। सो ये सारा गेम चल रहा है मार्केट में। तो हम ये सोचते हैं टेक्नोलॉजी ये नहीं है, टेक्नोलॉजी हमेशा अपने जो बिजनेसमैन्स होते हैं वो प्रॉफिट के हिसाब से निकालते हैं कि कब कौन सी चीज़ को देना चाहिए, समझ गए। तो जैसे कि आज हमारा ये भ्रम दूर हुआ कि भाई इलेक्ट्रिक कार जो, जैसे हम लोग कहते हैं टेस्ला ने इलेक्ट्रिक कार बनाई थी, नहीं बनाई, सोचा भी नहीं था तब तो, है ना। कहाँ पहुँच गए हम लोग, 1888 और 1890 में हमारी रियल इलेक्ट्रिक कार बन के तैयार हुई। इन्होंने 1888 में डिज़ाइन की, 1890 में रियल इलेक्ट्रिक कार अवेलेबल होगी लोगों के लिए, है ना। तो इसी तरह से हमें यहाँ पर आके ये क्लियर हो रहा है, टू अंडरस्टैंड द एवोल्यूशन ऑफ यूएक्स, नो द हिस्ट्री ऑफ हाउ यूजर सेंट्रिक डिजाइन इमर्ज, some of well known books by different personalities explain the evolution of UXR. so दा विंची जो थे वो कौन थे, जिन्होंने पेंटिंग बनाई थी मोनालिसा 1430। कौन सी बुक में उन्होंने जिक्र करा यूएक्स का, किचन नाइटमेयर के अंदर। जैसे हम लोग कहते हैं एआई आया मार्केट के अंदर, एआई आज नहीं आया, एआई बहुत पहले आ चुका है, ठीक है। हम लोगों की रीच में अब आया। आई थिंक 1850 में एआई इंट्रोड्यूस हो चुका था, 1950 भी नहीं, समझ रहे हो। आप मुझे ये बताओ कि जैसे एक मूवी का अगर हम लोग जिक्र करें, विच इज फिफ्थ एलिमेंट, ये पिक्चर आई थी तकरीबन, अगर हम लोग यहाँ देखें 1997, है ना। जन्म हो चुका था तब तक नहीं, तुम पैदा नहीं हुए थे ना, एआई के ऊपर मूवी आई हुई है। तो इन्होंने कैसे सोच लिया भाई कि एआई जैसा कुछ होगा, तो कुछ तो रिकॉर्ड्स रहे होंगे ना, है ना। तभी तो उन्होंने उसके ऊपर एक मूवी बना डाली 1997 में, है ना, लिखा रहा ना 7 में 1997। या जैसे अगर हम लोग एक मूवी की बात करते हैं 1995 के अंदर, इंडिपेंडेंस डे 1996, भाई मेरी उम्र थोड़ी ज़्यादा है इसलिए मुझे ज़्यादा पता है, तो ये सारी चीज़ें मैं इसलिए बता पा रहा हूँ, है ना। तो एआई जो है वो आज की डेट नहीं है, आज ये हमारे हाथों में है, ठीक है। पहले ये था लेकिन हर किसी के लिए अवेलेबल नहीं था। जैसे हम कहते हैं सेल्फ ड्राइविंग कार, खुद से चलने वाली, ठीक है। तो आप ये सोचो कि गूगल जो है आपका 2008 या 12 के आसपास लंदन में सेल्फ ड्राइविंग कार चला के बंद कर चुका है, जिसमें कोई ड्राइवर नहीं होता था, समझ रहे हो। जैसे अगर मैं यूट्यूब पर अगर आपको जाके एक रिसर्च दिखाऊं, यहाँ पर गूगल सेल्फ ड्राइविंग कार, कितने साल पहले देख रहे हैं, 10 साल पहले। आप लोगों ने अभी हाल फिलहाल में पिछले 1-2 साल में कुछ सुना होगा लाईफाई, जैसे वाईफाई होता है ना, लाईफाई,
लाईफाई में क्या होता है कि लाइट सिग्नल के थ्रू हम लोग एक डेटा दूसरे तक भेज देते हैं, जिसमें बहुत स्पीड से आप डेटा भेजते हो, है ना। इन्होंने उस टाइम में लाईफाई रडार का यूज करके वो गाड़ी बना डाली। देखो इसके ऊपर लगा हुआ है, कितने साल For पहले a डाला vehicle हुआ to drive itself, it needs to know where it is in the world. It also needs to know what's around it. Based on these factors, it needs to be able to make smart and safe driving decisions in the real world. And once you get in the car, you start to get a real feel for the way the technology works and what it's like in real driving situations. ठीक है। गूगल ने ये वीडियो 10 साल पहले का डाला हुआ है, लेकिन ओरिजिनली गूगल से ये नहीं है, ठीक है। बट ये बहुत पहले बना चुके, क्योंकि अभी ये चला रहे हैं। तो सोचो जब कोई चीज़ मार्केट में रोड पर चल रही है तो बनने में कितना साल और लगे होंगे, समझ गए ना। इन्होंने पूरी ड्राइवरलेस कार लॉन्च कर डाली। बट एक होता है ना लोगों में डर, जैसे आप दिल्ली मेट्रो में चलते हो, क्या लगता है मेट्रो कौन चला रहा है? क्या? ऑटोमेटिक ना, लेकिन ड्राइवर होता है ना अंदर। प्लेन में आप लोग ट्रैवल करते हो एक जगह से दूसरी जगह, प्लेन कौन चला रहा है? नहीं चलाता। पायलट का काम है कि जहाँ पर कुछ ऐसी सिचुएशन आ जाए जहाँ पर उसकी प्रेजेंस की रिक्वायरमेंट है, तो पायलट का काम इतना है। आज की मॉडर्न टेक्नोलॉजी के अंदर पायलट का ये भी काम नहीं है कि रनवे के सामने लाके उसको प्लेन को अलाइन करना है। नीचे सिग्नल होते हैं, वो सिग्नल प्लेन पर हिट होते हैं, प्लेन उन सिग्नल को रीड करके अपना आप ही अलाइन हो जाता है ऑटोमेटिक। कुछ नहीं करना पायलट को। पायलट का काम ये है कि इमरजेंसी सिचुएशन वो हैंडल कर ले चीज़ों को, समझ रहे हो। दिल्ली मेट्रो के अंदर ड्राइवर जरूर बैठा है आगे बॉम्बार्डियर के अंदर, लेकिन वो मेट्रो नहीं चला रहा। कुछ इमरजेंसी की, कोई अचानक से सामने आ गया ट्रक को, तो इमरजेंसी ब्रेकिंग कर पाए, सारा कुछ कंट्रोल हो रहा है शास्त्री पार्क से। उन्होंने अपना वहाँ पर बना रखा है पूरा सिस्टम, सब वहाँ से चलती हैं सारी मेट्रोज। अब तुमने देखा होगा महीने में एक आध दिन ऐसा आता है कि तुम्हारी मेट्रो परेशान करती हैं बहुत ज़्यादा। टेक्नोलॉजी, जैसे हमारा नेट बंद हो गया था, कुछ हो ही नहीं सकता, फिग्मा चलेगा नहीं, नेट गड़बड़ हो गई तो मेट्रो से कनेक्ट नहीं हो रहे थे, कैसे चलाओगे मेट्रो। तो कनेक्टिविटी आई तो मेट्रो चली, फिर जाके अगले स्टेशन में फंस गई या बीच में खड़ी हो गई, अगले इतनी देर तक चलेगी नहीं अब, क्योंकि सारा सिस्टम क्या है, इंटरनेट ही तो है। नहीं होगी कनेक्टिविटी तो नहीं चलेंगी चीज़ें। तो लोगों में एक डर ना होगी, भैया हम तो ऐसे उसमें जा रहे हैं जिसमें ड्राइवर ही नहीं है, तो एक बंदा बैठा के रखा हुआ है, बट वो नहीं चला रहा है सारा, क्योंकि ऑन टाइम जो चल रहा है वो सिस्टम है, सब टाइम सेट है, इतने टाइम पर पहुंचना है, इतने टाइम पर निकलेगा, सारी चीज़ें पहले से सेट की गई हैं उसके अंदर। अभी तक हमारे ट्रेनों के अंदर जो रेलवे वाला जो सिस्टम है उसके अंदर ये मैकेनिज्म नहीं डला है। हाँ, कोलाइजिंग मैकेनिज्म डल चुका है, लेकिन फिर भी उसके बाद भी हाथ से कई बार हो जाते हैं, ठीक है। बट 90% एक्सीडेंट्स खत्म हो चुके हैं। अभी हाल फिलहाल में बहुत सारे एक्सीडेंट हुए हैं रिसेंटली, अगर आप न्यूज़ देखोगे ना तो 7-8 ट्रेनें आपकी डिरेल हुई हैं, वो अलग टेक्निकल रीज़न है। अब उसके बाद में क्या हुआ, गूगल ने देख रहे 10 साल ही हम लोग मान लेते हैं, तो यानी कि 2014-24 में बैठे हम लोग। अब एक कंपनी आती वेमो, ये नई कंपनी आई है 2 साल पहले। So much emerging technology is just a show, so one can be forgiven for not being able to distinguish fact from fiction. Take this car, for example. Can it drive autonomously or not? The short answer is absolutely. That was Shweta Shrivastava, Senior Product Lead for Driving Behavior. अब आप देख रहे हो at इसमें Waymo. चारों तरफ रडार लगे हुए हैं, ठीक है। इन्होंने वही गूगल की टेक्नोलॉजी को एनहांस किया, और आज की डेट में बड़ी बड़ी गाड़ियों के अंदर जैगवार वेगवार सभी के अंदर ये लोग ये सिस्टम लगा के What you're looking at is the Waymo टैक्सी driver सर्विस एक्चुअल में वर्क। देखो जैगवारी गाड़ी है, देखो मैंने बोला in action. Adapted for a variety of vehicle platforms, it is the most advanced, fully autonomous driving technology in the world today. What you notice pretty quickly is that these aren't normal vehicles. Take this Jaguar I-Pace, for example. It's been equipped with an elegant array of sensors and software, which allows it to move through the city on its own. That's correct. The Waymo driver is a combination of custom Radar, designed camera, hardware and software that सब is चीज़ responsible check for performing the entire act of सभी driving. सेंसर का अपना लगा That was James चारों Philbin. साइडें चेक हो रही हैं। He's an engineering lead on the perception team at Waymo.
I asked him to break down the technology for us a bit more. तो ये कंपनी 2 साल में आती है और पूरा मार्केट एक्वायर कर लिया उसने वहाँ का, ठीक है। गूगल 10 साल पहले प्रोजेक्ट लेकर आया, ठीक है, लेकिन लोगों के अंदर एक डर, टेक्नोलॉजी के लिए कई बार हम लोग तैयार नहीं होते ना। जैसे अभी हम सभी के अंदर एक बहुत बड़ा डर है, एआई आ गया, हमारा क्या काम है ना। सभी के साथ ये डर है कि भाई क्या होगा। ये सीधी सी बात है, एआई तुम्हारा काम खाने नहीं आया, एआई तुम्हारी रफ्तार बढ़ाने आया है। एआई रिजल्ट दे सकता है लेकिन वो रिजल्ट डिसाइड नहीं कर सकता, फाइनल नहीं है। अल्टीमेटली फाइनल आउटपुट आपने प्रोसेस करना है। आज की डेट में हर चीज़ में एआई है। घर का एसी लाओगे उसमें एआई, फ्रिज लाओगे उसमें एआई, किचन की चिमनी लाओगे उसमें एआई, ठीक है। क्यों लगाया गया? ऑटोमेटिक सेंस करे चीज़ों को और डिसाइड करे क्या करना है। जैसे एग्जांपल के तौर पर मैंने अब से 2011 में वीडियोकॉन का एक टीवी खरीदा, ठीक है। अब जैसे क्या होता है कि मान लो आप टीवी आप चला के चले गए तो क्या होता है, वो चलते रहेगा ना 24 घंटे। तो उसमें एक टेक्नोलॉजी दी गई थी कि आपकी प्रेजेंस को वो डिटेक्ट करता था। अगर आप टीवी के सामने हो तो टीवी ऑन रहेगा, अगर आप टीवी के सामने नहीं हो तो टीवी ऑटोमेटिकली 5 मिनट में बंद हो जाता था, ठीक है, काउंटडाउन स्टार्ट हो जाता था। अब आप अपने टीवी में देखते हो कि अगर मान लो आपका सेट टॉप बॉक्स बंद है, एलसीडी टीवी अगर आप चला रहे हो तो उसके अंदर ये है कि 5 मिनट बाद अपना काउंटडाउन स्टार्ट हो जाता है। उसके अंदर कुछ एक्टिविटी नहीं आ रही ना, यानी कि अगर मुझे कोई इनपुट नहीं मिल रहा तो बंद हो जाओ। आपके कंप्यूटर का मॉनिटर देखते हो घरों में जो चलाते हो, उसके अंदर सेम टेक्नोलॉजी होती है कि भाई शट डाउन करो, एनर्जी बचाता है ना वो। तो यानी कि अगर पीछे से मुझे कोई इनपुट सिग्नल नहीं है तो बंद हो जाए। लेकिन उसमें क्या था, ये चीज़ कि भाई अगर आपका कुछ नहीं हो रहा है तो बंद करो, है ना। तो जैसे अब ये फ़ोन है एग्जाम्पल तौर पर मेरा, ठीक है। मान लो मैं यहाँ पर जैसे कोई व्हाट्सएप ओपन कर लेता हूँ और मैं इसको चला रहा हूँ, ठीक है। तो मेरी स्क्रीन ब्राइटन है, मैं रख देता हूँ, ठीक है, डिम हो गया। मैंने इसको पकड़ा, कुछ हुआ नहीं हुआ, मैंने इसको देखा, सेंस कर लिया इसने मुझे, यानी कि बैटरी बचा रहा है ना। इसके अंदर सेंसर अवेलेबल है, ये सेंस करता है। कैमरा जो है इसका इस मोड में मेरी आईज़ को चेक करता है। वो क्या देखता है कि अगर बंदा फिजिकली स्क्रीन के सामने है, कैमरा तो ऑटोमेटिक देख लेगा, फिर तो क्या होगा, ये ऑटोमेटिकली लाइट अप हो जाएगा, और नहीं तो ये क्या होगा, अपना आप डिम हो जाएगा और थोड़ी देर बाद में बंद हो जाएगा। टेक्नोलॉजी समझ में आई। तो आज की भाई देखो सीधी सी बात है, फ़ोन के अंदर बैटरी जो है वो ऐसा तो ज़िंदगी भर एक बार चार्ज के लिए चलती रहेगी। यूएक्स है ना, तो देख रहे हो यूएक्स कहाँ कहाँ है। अगर आप अपने इर्द गिर्द ढूंढो, हर चीज़ में यूएक्स घुसा हुआ है। तो वही चीज़ है कि आप अपने एंड यूज़र के लिए कितना बढ़िया सोल्यूशन निकाल के लेकर, मैंने आपको तो अलग अलग तरीके से समझाने की कोशिश की है ना। सो शुरू होता है 1430 से, अर्ली 90s, ठीक है, टेररिज्म एंड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। 1948 टोयोटा ने ह्यूमनाइज्ड द प्रोडक्शन सिस्टम निकाला। 1955 ड्रेफुस डिज़ाइनिंग द पीपल। 66 में डिज्नी एंड द रोल ऑफ जॉय। 1930 पार्क एंड द डिज़ाइन ऑफ पर्सनल कंप्यूटर्स। 1995 हमने डॉक्टर डोनाल्ड नॉर्मन के बारे में पढ़ा, आईफोन के लिए नहीं था। 1995 डॉक्टर डोनाल्ड नॉर्मन, ठीक है, द फर्स्ट यूएक्स डिज़ाइनर। एंड 2007 द इन्वेंशन ऑफ आईफोन। यूएक्स को जो नाम दिया वो इन्होंने ही दिया, ठीक है। बाकी सबने बात ज़रूर की है इस चीज़ के बारे में, लेकिन उसका नाम नहीं था कि यूएक्स या यूज़र सेंट्रिक डिज़ाइन। तो हिस्ट्री समझ में आया ये चीज़ें। तो सोचो कब से चीज़ें चल रही हैं, और ऐसा नहीं कि द विंसी फर्स्ट थे, इनसे भी पहले थे। भाई पहले किताबें कहाँ लिखी जाती थी। अगर बायोलॉजी अगर हम लोगों ने पढ़ा है तो हमारे जो एंसेस्टर्स रहे, हमारी जो ब्रीड होती है उसका बायोलॉजिकल जो नेम है वो है होमो सेपियंस, है ना। उससे पहले होते थे रामापिथिकस, तो उनसे पहले भी होते थे। तो हमारा जो वर्जन हम लोग देख रहे हैं, ये छोटे से शरीर के अंदर बहुत ही इंटेलिजेंट ब्रेन है हमारे पास। हमारे जो एंसेस्टर थे वो इतने इंटेलिजेंट नहीं थे। बॉडी बिल्ड में देखा जाए बहुत जॉइंट थे। ब्रेन उनका 1800 सीसी का हुआ करता था, हमारा 800 सीसी का ब्रेन होता है। हमारा सबका ब्रेन है वो 800 सीसी का है, ठीक है। क्योंकि हम जैसे जैसे छोटे होते गए हम विकसित होते गए, ठीक है। भाई हमारे बॉडी के साथ ही देखा जाए तो यूज़र एक्सपीरियंस जुड़ा हुआ है। यूज़र एक्सपीरियंस कैसे, जैसे एग्जांपल के तौर पर
हमने ये पढ़ा बायोलॉजी में कि भाई हमारे टेल हुआ करती थी, भाई हमने अपना उसका काम लेना बंद कर दिया। टेल का यूज़ कब तक था? जब तक हमारे जो एंसेस्टर थे चारों हाथों पैरों पे चलते थे, ठीक है। तो जैसे देखते हो ना बंदर जो होता है आज की डेट में टेल पर हैंग हो जाते हैं, लटक जाते हैं। कुछ ब्रीड ऐसी आती हैं अलग जो जिनकी टेल की लेंथ होती है, जैसे लंगूर हो गया एग्जाम्पल के तौर पर, ठीक है। बट वो टेल पर अपना पूरा वेट नहीं डालता है, बट वो टेल उसका बैलेंसिंग का काम बहुत अच्छा करती है। कुछ ब्रीड है जो अलग अलग कंट्री में पाई जाती है जो टेल पर पूरा स्विंग करते हैं प्रॉपर बाकायदा, है ना। सो धीरे धीरे जैसे जैसे ये रोल हमारा ख़त्म होता गया तो हमारी स्पाइन से वो एडिशनल पार्ट डेवलप होना ही बंद हो गया, है ना। जैसे आप देखते हो हमारे बॉडी के अंदर एक अपेंडिक्स होता है। अपेंडिक्स का काम क्या होता है? जो आपकी छोटी हाथ के साथ होता है कनेक्टेड। वही अगर हमारे जो एंसेस्टर थे पहले, ये गैस चूल्हा तो होता नहीं था, या हमें ये सेंस थी नहीं कि मीट को पका के खाया जा सकता है, तो वो लोग क्या करते, रॉ मीट खाते थे। उसके लिए वो काम करता था डाइजेस्ट करने के लिए। फिर हमने क्या करा, कुकिंग की फैसिलिटी सीख ली, तो उस ऑर्गन का काम बंद हो गया ना। तो आज की बात देखते तो बहुत सारे लोग ऑपरेशन होते हैं अपेंडिक्स के, कि किसी का बस्ट हो गया, किसी का कुछ हो गया, इन्फेक्टेड हो गया, इस तरह की चीज़ें होती हैं। फिर उसको निकाल ही देते हैं क्योंकि काम ही नहीं, तो ज़रूरत नहीं है ना। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपके अंदर है, आपकी आने वाली जनरेशन में ख़त्म होने वाली हैं। वो क्या है? अब आप मुझे बताओ, जब आप खड़े होते हो तो आपका वजन कौन संभालता है? हमारे पैरों में क्या, पैर तो बहुत बड़ा है ना। आपको आगे गिरने से कौन बचाता है? फीट, यानी कि पंजे जो होते हैं आपके। यानी कि अगर आप वेट लिफ्ट करोगे तो सारा प्रेशर वही डाइवर्ट करते हैं ना। आपने देखा अगर आप नॉर्मल चल रहे हो तो आपके पैर ऐसे होते हैं, जब आपके ऊपर वजन होता है तो फैल जाते हैं ना, सरफेस चौड़ा हो जाता है ताकि आपको ज़्यादा एरिया मिले, है ना। या जैसे एक और आपको एग्जांपल देता हूँ, जब आप बहुत देर तक पानी में रहते हो तो क्या होता है, आपकी फिंगर टिप जो होते हैं सिकुड़ जाते हैं, यानी कि आपको फ्रिक्शन मिले किसी एक स्लिपरी सरफेस के ऊपर, ग्रिप बन जाती है ना हमारे अंदर ऑटोमेटिकली। तो हमारा भी यूएक्स बड़ा अमेजिंग तरीके से डिज़ाइन किया गया है, लेकिन चेंज हो रहे हैं डीएनए के अंदर। वो चेंजेस क्या हैं? जैसे आने वाले टाइम में आप देखते हो हमारे लंग्स जो होते हैं बहुत सेंसिटिव होते हैं, लेकिन उनको सिक्योर करने के लिए एक स्ट्रक्चर है जिसको बोलते हैं रिब्स। अब ये रिब्स का काम क्या है कि भाई अगर आप अपने बैक के ऊपर बहुत हैवी वेट लिफ्ट कर रहे हो तो जब आगे झुकोगे तो ये पंचर ना हो जाए। तो ये क्या आता है, अब नंबर ऑफ जो आने वाली जनरेशन है, बाई जनरेशन क्या होगा, आपके नंबर ऑफ रिब्स के काउंट कम होते जाएंगे, ये तय है। समझ गए? तो जिसकी फैमिली में वेट लिफ्टिंग का काम ज़्यादा होगा उसका पैर का साइज़ बड़ा मिलेगा। जिसकी फैमिली में वेट लिफ्टिंग का काम ही नहीं होगा उनके पैरों का साइज़ छोटे। तो लोग सोचते हैं भाई हमारा तो पैर छोटा, बड़े अच्छे हैं। नहीं है, वो तुम्हारा डिफ़ॉल्ट है। भाई तुम्हारी फैमिली ने उसका इस्तेमाल ही नहीं किया, तो तुम्हारी आने वाली जनरेशन और ख़त्म होगा। दिस इज कॉल्ड इमरजेंस। तो अब हमारी यूआई की जर्नी स्टार्ट होगी नेक्स्ट क्लास में, कि यूआई क्या है इसको हम लोग समझेंगे, ताकि आप अपना फंडामेंटल, तो आप इतना तो समझ में आ गए हो पढ़ के कि यूएक्स कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। सीधे टूल पर नहीं आना, पहले फंडामेंटल कि मैं क्या बना रहा हूँ, किसको देना है, वो ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, चलिए आधा घंटा हमने थोड़ा आपका एक्स्ट्रा ले लिया।